तो गाइस इस नई सीरीज की स्टार्टिंग में हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है और उसी मॉर्निंग के दौरान एक बंदा उठता है और जब वह उठता है तो उसकी आंखें बाहर देखने के बाद फटी की फटी रह जाती हैं और वह ये देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक होता है और कहने लगता है जिस गेम को मैं अभी खेलने में लगा हुआ था क्या मैं उस गेम के अंदर आ चुका हूँ। और वह बताने लगता है कि किस तरीके से 3 साल पहले इसने जिस गेम को खेलने में लगा हुआ था उस गेम के एक कैरेक्टर को पजेस कर लिया था और उस गेम का नाम हीरोइक लेजेंड ऑफ अरहान था। और इस पूरे के पूरे गेम की स्टोरी में उस गेम की एकेडमी में जो जो इवेंट्स हुए थे ये पूरी की पूरी स्टोरी उसी के बारे में है। और वह सारे के सारे इंसिडेंट वाकई में बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे और उनके जो खत्म होने की सीमा है वो तो नाम ही नहीं ले रही थी। वहाँ पर कई सारे ऐसे ऐसे इंसिडेंट भी थे जो कि रोकना नामुमकिन के बराबर थे, लेकिन अंत में आकर वह दुनिया पूरी तरीके से तबाह हो गई और कोई भी उस दुनिया में बच नहीं पाया क्योंकि जो इवेंट था वो बहुत ही ज्यादा लार्ज स्केल पे हुआ था। और तभी जो लड़का उठता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और मन में सोचता है, कहने लगता है खैर मुझे इस बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वो सारी की सारी खतरनाक इवेंट्स को खुद ही संभाल लेगा, तो आखिरकार मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है। वैसे भी मैं इस स्टोरी में बस एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर हूँ और तभी इसके लेवल के बारे में बताया जाता है जो कि लेवल 1 का है। इसका नाम कोरिन लोच है और कहने लगता है कि मैं इस स्टोरी का एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर हूँ जिसे हमारे इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर ने जिस विलेज को स्टार्टिंग पॉइंट पर बचाया था उसी विलेज में मैं रहता हूँ। और तभी वो उस विलेज की जान पहचान करने के लिए इधर उधर घूमना चालू कर देता है और जाते हुए हमें बताता है कि जिस तरीके से स्टोरी गई थी उस गेम को जिस गेम में मैं खेलने लगा था और अभी भी अगर सेम ही स्टोरी जाती है तो मुझे उसमें कोई परेशानी वाली बात है लगती नहीं है और सब कुछ बड़ी आसानी से खत्म हो जाएगा। तो चलो चलते हैं और जो हमारा इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है उसे देखते हैं। और उस मेन कैरेक्टर का नाम पार्क सीहू है जो कि जल्द ही बहुत ज्यादा अमीर और बहुत ज्यादा पावरफुल और फेमस बनने वाला है और चिल्लाते हुए जा रहा होता है इधर उधर देखते हुए कि आखिरकार स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है और पार्क सीहू कहाँ है। तभी वहाँ पर एक बंदा दिखाई जाता है जो कि ब्लैक कपड़े पहने हुआ है और ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बहुत ज्यादा परेशानी में है और कह रहा होता है स्वीट पोटैटो अब मैं और इसे नहीं खा सकता। और तभी जो लोच है वो इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर को देखता है तो उससे कहने लगता है कि स्प्रिट जैसी कोई चीज तो हमारे यहाँ है ही नहीं इस वर्ल्ड में, आई मीन इस गेम वर्ल्ड में। और जो बंदा उसके सामने बैठा हुआ था वो काफी ज्यादा उदास हो गया था और चिल्लाकर कहने लगता है बहुत ज्यादा डरावनी आवाज में कि इस वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ मैं अपने लिए ही जीऊँ और किसी के लिए नहीं और मुझे कोई किसी दूसरे से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तभी उसका हाथ कोई पकड़ लेता है और वह और कोई नहीं बल्कि मैं लोच होता है। और जब वह उसका हाथ पकड़ता है तो जो पार्क सीहू है वो एकदम से बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और सरप्राइज होते हुए कहने लगता है क्या तुम भी मेरी तरह ही जीना चाहते हो और तुम भी क्या मेरी तरह ही दूसरे वर्ल्ड से आए हो। और कोरिन लोच हमें बताने लगता है कि किस तरीके से जो पार्क सीहू है वो भी दूसरे वर्ल्ड से आया हुआ है जिसने इस बॉडी को पजेस कर लिया है जो कि इस गेम का एक कैरेक्टर है मेन एमसी का। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो पार्क है वो यहाँ पर एक मॉन्स्टर से फाइट कर रहा है और कोरिन लोच बता रहा होता है कि बात करें हम दोनों के बीच के डिफरेंस की तो वह ये है कि जो पार्क सीहू है उसके पास जो गेम्स की और जो फिर रेइनकार्नेशन की जो प्रिविलेज होती है सिस्टम वाली वो उसके पास मौजूद है जिसे हम स्टेट विंडो कहते हैं। और जब पार्क सीहू एक मॉन्स्टर को मारता है तो वो उससे पूछने लगता है कि अब मुझे इस स्टेट विंडो के साथ क्या करना चाहिए। तभी कोरिन लोच हमें बताता है कि सबसे ज्यादा परेशानी पार्क के साथ ये है कि इसने इस गेम को कभी भी नहीं खेला तो उसे यही नहीं पता कि किस तरीके से उसके स्टेट विंडो को अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाए। लेकिन इसमें भी कोई डरने वाली बात नहीं है, मैं इसकी मदद कर सकता हूँ इस काम में। और तभी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए एकदम फ्रेंड की तरफ उससे बोलने लगता है और कहने लगता है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम एक मैजिशियन बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें सलाह देना चाहूंगा कि तुम सारे के सारे पॉइंट्स हैं वो इंटेलिजेंस में इस्तेमाल कर लो और अगर ऐसा करते हो तो नेक्स्ट स्टोरी में तुम्हें एक मैजिक बुक भी मिल जाएगी, स्किल बुक कहते हैं हम जिसे, और जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम इसके बारे में कभी मत भूलना। और वो अपनी तारीफ करते हुए बताने लगता है कोरिन लोच कि किस तरीके से इस गेम को इसने हर एक तरीके से खेला है, हर एक रास्ता अपने इसने गेम खेलकर अपनाया है और पता किया है कि कौन सा इफेक्ट से क्या फर्क पड़ने वाला है इसकी स्टोरी लाइन में। आखिरकार मैं इस गेम का प्रो जो हूँ, अगर मैं मुझ जैसा बंदा तुम्हारी मदद करता है तो तुम्हारे लिए ये फ्यूचर सक्सेस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तभी दूसरी तरफ एक मॉन्स्टर आकर सीधे कोरिन लोच पर कूद पड़ता है लेकिन इसे अभी भी होश नहीं है कि आखिरकार इसके साथ क्या चल रहा है। और तभी पार्क उस मॉन्स्टर को देख लेता है तो वो एकदम से शॉक हो जाता है और उस मॉन्स्टर को मारने के लिए वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है पार्क। और उस वक्त कोरिन लोच कुछ भी नहीं कर पाता सिर्फ पार्क के पीछे छुपने के अलावा। और पार्क पीछे मुड़कर देखता है और उससे कहने लगता है क्या तुम ठीक हो। और इसी तरीके से वो जो हाउंड होता है जो मॉन्स्टर है वो वहीं पर मारा जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है किस तरीके से ये भी अपनी प्रैक्टिस करने लगता है पार्क के साथ मिलकर और दोनों के दोनों अपने अपने हंट करना चालू कर देते हैं। और वह बताने लगता है कि किस तरीके से भले ही मुझे इस गेम के कैरेक्टर के बारे में या फिर इस गेम की स्टोरी लाइन के बारे में पूरी नॉलेज है और इस सीहू यानी कि मेन कैरेक्टर के पास इस स्टोरी के
इस गेम की स्टोरी के स्टेटस विंडो है। इसका मतलब ये हुआ कि हम दोनों को जो डू है वो वाकई में बहुत ज्यादा ग्रेट है, और जब तक मैं सीयू के साथ हूँ तो मुझे बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। मैंने सिर्फ यही विश्वास किया था अभी तक, और हम कई सारे लोगों को इससे बचा सकते हैं, मॉन्स्टर से अपनी पावर का इस्तेमाल कर और इस दुनिया का जो अंत है उसे होने से भी हम रोक सकते हैं। यही हमारा फ्यूचर प्लान था, यानी कि मेरा। तभी दिखाया जाता है किस तरीके से इन्होंने कई सारे मॉन्स्टर को हरा दिया होता है, और कह रहा होता है कि अगर एक बार इस वर्ल्ड को अच्छी तरीके से हम खत्म कर लें और वर्ल्ड को मतलब तबाह होने से बचा लें तो हम बिना किसी परेशानी के अपनी अर्थ पर लौट सकते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है किस तरीके से जो पार्क है वो कोरिन लॉज को एक मेडिसिन देने लगता है। तभी कोरिन लॉज उससे कहने लगता है कि तुम्हें आखिरकार ये कब निकाल लिया, ये वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी चीज है जो कि लो क्लास एग्लिसरी की तरह काम करती है। और जब वो इस ड्रिंक को पी रहा होता है तो कह रहा होता है कि इस गेम में सिर्फ एक ही परेशानी है जिसको लेकर मैं बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ। और दरअसल बात यह है कि इस गेम में जितने भी कैरेक्टर्स हमारे साथी हैं वो सारे के सारे मेल कैरेक्टर्स हैं, जिस चीज को लेकर मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। और इस गेम का जो चार्म है वो ये है कि ये हमारी फैंटेसी दुनिया को इसमें दिखाया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस गेम में कई सारी डाइवर्स हीरोइंस भी हैं जिसे डेटिंग सिम की तरह बनाया गया है। अगर तुम इसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल करो तो यहाँ पर तुम्हें कई सारी ऐसी फीमेल लीड्स भी मिल जाएंगी जो कि काफी ज्यादा ओवर पावर्ड है। और सबसे ज्यादा परेशानी वाली बात यह है पार्क के साथ कि ये कभी भी लड़कियों के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं बनाता, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा दूरी रखता है जब तक उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज नहीं हो जाएगी, मतलब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट समय नहीं आ जाएगा या फिर उन लड़कियों की सबसे ज्यादा जरूरत नहीं होगी, तब तक वो लड़कियों की तरफ देखता तक नहीं है और वो उन्हें पार्टी में भी इन्वाइट नहीं करता। और इसी कारण से हमारी टीम में, हमारी पार्टी में सभी के सभी लोग लड़के रहे। आखिरकार मेरी जो पार्टी है वो इस तरीके से होना क्यों जरूरी था? ये सभी के सभी स्मेल मारने वाले बंदे हैं, लेकिन उस समय मुझे पहले से ही रियलाइज हो जाना चाहिए था कि आखिरकार उनकी सिचुएशन क्या थी। और जब पहले समय पर स्वॉर्ड एम्परर की ग्रैंड डॉटर मारी गई थी, जब वह एंट्रेंस सेरेमनी की तरफ बढ़ रही थी, उस समय ही मुझे इसका पता लगा लेना चाहिए था कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ थी। और इतना ही नहीं, बल्कि मैं हमारे फर्स्ट पार्ट की जो फाइनल बॉस थी मारिटे, वो भी अचानक से मिसिंग हो गई। और इस पूरे के पूरे एकेडमी में मिस्टीरियस तरीके से कई लोगों डिसअपीयरेंस होना चालू हो गए और कई लोगों का मर्डर होना चालू हो गया। और इस पूरे की पूरे स्टोरी का जो प्लॉट था वो धीरे धीरे करके बदलना चालू हो गया। उसी वक्त मुझे डाउट हो जाना चाहिए था कि इस स्टोरी लाइन में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज मेरे लिए ये थी कि मुझे पार्क सीयू के सोचने का तरीका पता लगा लेना चाहिए था, जिस पर मैंने कभी भी डाउट नहीं किया। और इसकी पर्सनैलिटी क्या है, वो भी इसकी रियल पर्सनैलिटी। मुझे इसको लेकर बस एक बार पूरी की पूरी लाइफ में एक बार तो डाउट करना ही चाहिए था, जब मैं इसके साथ पार्टी मेंबर की तरह हंट करने में लगा हुआ था इतने समय के दौरान। तभी अचानक से नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो कोरिन लॉज है वो किसी चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है और बताया लगता है कि जो मारिटे है वो इस गेम की एक हीरोइन है कई सारी हीरोइंस में से। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान मेरे स्टार्टिंग में आने के बाद ना ही मैं ना ही पार्क, हम दोनों में से कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट पर इससे नहीं मिला, क्योंकि वो उस समय पूरी तरीके से वहां से गायब हो चुकी थी। और तभी यहाँ पे हमें एक स्टाफ दिखाया जाता है और इसकी डिटेल्स के बारे में बताया जाता है और बताया जाता है कि ये एक हिडन पीस है, मारिटे डॉनफेल का स्टाफ, जिसको देखने के बाद कोरिन लॉज काफी ज्यादा शॉक होता है और कहने लगता है कि आखिरकार इसका स्टाफ यहाँ पर क्या कर रहा है। और पार्क को गाली देते हुए कहने लगता है कि वो जरा उस बास्टर्ड को देखो तो जरा, मैंने उसको फॉलो किया क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ सस्पिशियस लगने में लगा था, क्योंकि रात के वक्त वो अचानक से गायब हो जाता था। और इसी बात का पता लगाने के लिए मैंने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन किसने इस बारे में सोचा था कि अंडरग्राउंड में इस तरीके का कोई एक एरिया होगा और यहाँ पर कई सारे ऐसे वेपन्स होते हैं जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग न्यूज होती है इसको जब इस बारे में पता चलता है। और कहने लगता है इस सिचुएशन को देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे कि ये पार्क सीयू की इन्वेंट्री हो। तभी वहाँ पर एक स्वॉर्ड देखकर जोर से चिल्लाने लगता है कि आखिरकार यह चीज यहाँ पर क्या कर रही है। और हमें इस स्वॉर्ड के बारे में बताया जाता है कि ये एक हिडन पीस है और इसका नाम उड़ाची है। और कोरिन लॉज हमें बताने लगता है कि ये स्वॉर्ड थी वो उस समय पर गायब हो गई थी जब इस गेम की हीरोइन अलीसिया अचानक से गायब थी और डिसअपियर्ड हो गई थी और किसी को भी उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर एक या दो हिडन पीस नहीं है, काफी सारे हिडन पीसेस है। यहाँ पर जैगार्स का मेस, लाक्स की स्पेल बुक और ये सारे के सारे जो आइटम्स है ये वही कैरेक्टर्स के आइटम है जो की स्टार्टिंग स्टोरी में मिसिंग होना चालू हो गए थे। और मेरे लिए सबसे सरप्राइजिंग वाली बात तो ये वाली चीज है जब वह देखता है किसी के पैर लटके हुए हैं और वहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसे एक ट्यूब में बंद करके रखा गया है और चेन से बांधकर उसका ब्लड निचोड़ा जा रहा है उसकी बॉडी से। और जब वह उसे देखता है तो उसे पता चल जाता है कि ये लड़की कौन है, और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि मैं मारिटे डॉनलेफ है। और जब इसको इसकी सारी की सच्चाई के बारे में पता चल जाता है तभी पीछे से दिखाया जाता है कि जो पार्क है वह आ जाता है और कोरिन लॉज को इस तरह से देखने के बाद कहने लगता है शिट, तुम आखिरकार यहाँ पर क्या करने में लगे हो। तभी कोरिन लॉज पार्क पर चिल्लाते हुए उससे कहने लगता है कि आखिरकार इस सिचुएशन के बारे में क्या कहना चाहोगे। और स्टार्टिंग पॉइंट पर जब तुम मारिटे का पीछा करने में लगे थे उसे पकड़ने के लिए, तो तुमने मुझसे कहा था कि वो मिसिंग है, मैं उसे नहीं ढूंढ पाया। तभी पार्क उससे कहने लगता है खैर तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये लड़की एक डीमन है। क्या तुम एक एल्डर क्लास
वेम्पायर का जो ब्लड है उसे मिस करना चाहोगे? मैं तो बस इसके ब्लड को एफिशिएंटली इस्तेमाल करने में लगा हुआ हूँ। और वो अपनी उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर इस लड़की का सिर्फ ब्लड ही ब्लड निचोड़ते जाता है। और पार्क उसे बताने लगता है कि जो एलेक्सी तुमने अभी पी थी फाइटिंग्स के दौरान, वो इसी के ब्लड से बनी थी। ये बात जब पोलिलोज को पता चलती है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उस मूवमेंट्स के याद करने लगता है। और जैसे ही वो मूवमेंट्स इसके दिमाग में आते हैं तो उसका जो भी इच्छा होती है वो उल्टी करने की होने लगती है। और तभी पार्क उससे पूछने लगता है, क्या परेशानी हो गई इसमें? मैंने अपनी लाइफ में काफी ज्यादा हार्ड वर्क किया है और जब मैंने इसे पकड़ा था तब मैंने बहुत मेहनत की और इसे पकड़ने के लिए मुझे फॉरेस्ट में 1 महीने तक रुकना पड़ा था, वो भी ट्रैप लगाकर। और ये सारी की सारी घटना जब कोरिलोज को पता चलती है तो वो कहने लगता है गुस्से में आकर, क्यों? आखिरकार तुमने ये सब क्यों किया? तभी पार्क उसे बताने लगता है कि मैंने ये सब इसलिए किया ताकि अभी की जो स्टोरी में एफिशिएंटली इसे खत्म कर सकूं, क्योंकि तुम्हारा जो चुनने का रास्ता है, करने का तरीका है, वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है और ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम हमेशा लोगों को बचाने के बारे में सोचते थे और तुम उन जैसे लार्क और जैगर जैसे जो बंदे हैं उसे मारने के बारे में भी नहीं सोचते। और तो और तुम उन कैरेक्टर्स को भी बचाने की कोशिश करते हो जिनको हम अपने फ्रेंडशिप में भी नहीं फंसा सकते और उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिस तरीके से मैंने उनका इस्तेमाल किया है उसी तरीके से उनका इस्तेमाल होना चाहिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से और एफिशिएंटली। तो मेरी बात तुम ध्यान से सुनो, इस गेम में तुमसे ज्यादा बेटर मैं हूँ। और ये सारी की सारी घटना के बारे में जब कोरिलोज को पता चलता है तो उसके पसीने छूट जाते हैं और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि इस बास्टर्ड ने मुझे स्टार्टिंग से लेकर अभी तक झूठ बोलकर यहाँ तक लेकर आया है। ये बंदा कोई न्यू भी नहीं है। और उससे पूछने लगता है, तुम आखिरकार अभी तक तुमने कितने लोगों को मार दिया है इस चीज को हासिल करने के लिए? तभी पार्क उसे बताने लगता है कि मैं भी इस बात को लेकर श्योर नहीं हूँ, चलो काउंट करते हैं। अगर मैं 3 किल्स और कर दूं तो मेरे टोटल मिलाकर 1 लाख के बराबर तो हो ही जाएंगे। और जब ये बात कोरिलोज को पता चलती तो वो कहने लगता है कि ये बॉस्टर, ये कमीना कोई हीरो वगैरह नहीं है, बल्कि मैं एक मॉन्स्टर है और ह्यूमन तो हो ही नहीं सकता। और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है उस पर और उसकी कॉलर पकड़ उसे चिल्लाकर उससे कहने लगता है, तुम मॉन्स्टर कहीं के। जब इस तरीके से पार्क कोरिलोज को गुस्से होते हुए देखता है तो उससे कहने लगता है कि तुम होश में आ जा। तो मैं तो ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि जितने भी लोगों को तुमने मारा है वो बस एनपीसीज थे और मैंने ही उन्हें नहीं मारा, तुमने भी तो मारा है। ये बात सुनने के बाद कोरिलोज और गुस्सा हो जाता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसे कहने की? मैंने जिनको मारा है वो सभी के सभी इविल बास्टर्ड थे जिन्हें बचाया भी नहीं जा सकता था, क्योंकि वो इस दुनिया को तबाह करना चाहते थे। तुम्हारी एफिशिएंसी, फ्रस्ट्रेशन तुम्हारा, अगर तुम वाकई में एफिशिएंसी पर इतना ज्यादा ध्यान दे रहे हो तो तुमने आखिरकार उडाची को क्यों चुराया? आखिरकार एक मैजिशियन को नाइट की ये स्वॉर्ड है उसकी क्या जरूरत पड़ गई और तुमने उससे क्यों लिया ये? और आखिरकार इस रेगुलर की एक्सिलरीज का क्या परेशानी है? और कोरिलोज उसे पीछे की तरफ धक्का दे देता है और कहने लगता है कि इस तरह की जो एक्सिलरीज है तुम अपने स्टेट विंडो का इस्तेमाल कर भी बना सकते थे, तो आखिरकार तुमने इस तरीके का फार्म बनाने के लिए इन एफिशिएंट तरीका क्यों चुना? और तुम इस लड़की का इस्तेमाल किसी लाइव स्टॉक की तरह करने में लगे हुए हो। और जब इतना ज्यादा गुस्सा पार्क कोरिलोज को देखता है तो इसे काफी ज्यादा खुशी मिलती है। और तभी कोरिलोज उससे कहने लगता है चिल्लाते उसकी कॉलर पकड़ने के बाद कि तुमने ये सब एफिशिएंसी वगैरह के लिए नहीं किया था, बल्कि मैं तुमने अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए एक सैंडबैग की जरूरत थी, जिससे कि तुम अपने इच्छाओं को, जो कि साइकोपाथ कहते हैं उसे, उन्हें पूरा कर सको। ये बात जब पार्क को पता चलती है तो वो और भी गुस्से में हो जाता है और तभी कोरिलोज का सर पकड़कर सीधे जाकर उसी ट्यूब में दे मारता है, जिससे कारण उसके सर में से खून निकलने लगता है। और पार्क उससे कहने लगता है कि तुम मेरा दिमाग खराब करने में लगी हुए हो। आज तक मैंने तुम्हारे लिए न जाने क्या क्या किया है। तुम्हें मेरे साथ इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने हमेशा आज तक सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचा है। मैं तुम्हारा सब कुछ होना चाहिए था, मैं ही तुम्हारी दुनिया होनी चाहिए था। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम हमेशा दूसरों के कामों में जब टांग अड़ाते थे तो तुम्हारे लिए कई सारी परेशानियां खड़ी हो जाती थी और मैं ही था जिन्हें मैं सॉल्व करता था उन्हें। और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हारी जो नजरें थी वो हमेशा लड़कियों पर ही बनी रहती थी। तो आखिरकार मेरा दिमाग इस सब को देखने के बाद खराब क्यों नहीं होगा? तो अब कुछ भी हो जाए, मैं इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता था। लेकिन जब ये सारी की सारी बात कोरिलोज को पता चलती है तो वो टोटली कंफ्यूज हो जाता है और कहने लगता है, एक मिनट, ये कहना क्या चाहता है? इसके ये सब कहने का क्या मतलब है? और वो टोटली कंफ्यूज, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है भाई। पूरी स्टोरी बदल दी इसने। और क्या लगता है मन में सोचते हुए कि ये बंदा आखिरकार क्या रहा है? और उससे दूर भागते हुए उससे क्या लगता है, रुको, क्या तुम उस तरीके के कैरेक्टर हो? हम अभी तक 199 यानी कि 199 चैप्टर तक साथ रहे हैं, तो तुम अचानक से इस स्टोरी का, इस गेम लाइन का जो जेनर है वो क्यों बदलने की कोशिश कर रहे हो भाई? तभी पार्क उसकी तरफ बढ़ने लगता है और अपना ऑरा को रिलीज करने लगता है। माना कहते हैं जैसे, वो माना को रिलीज करते हुए उससे कहने लगता है कि मैंने अभी तक जितना कुछ भी किया है वो हमारे फ्यूचर के लिए किया है। और जब ये बात कोरिलोज को पता चलती है तो वो चिल्लाते हुए पार्क से कहने लगता है, तुम बास्टर्ड कहीं के, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमने अपनी पार्टी में सभी को रखा हो, सभी के सभी लड़के क्यों हैं? अब मुझे समझ में आया। तभी पार्क उसे एक्सप्लेन करता है और उससे बताने लगता है कि हमारी पार्टी के जितने भी मेंबर्स हैं वो बस मैंने
दिखावे के लिए रख रखे हैं तो तुम्हें उन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस बंदे को मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ वो तुम हो। जब ये बात कोरेलोज को पता चलती है तो भाई साहब वो कतई शौक हो जाता और शौक के मारे सीधा जाकर इसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का दे मारता है। भाई साहब पूरी स्टोरी का लाइन बदल दी इसने, ये तो गेम निकल गया। और कोरेलोज अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है और मन में सोचते हुए कह रहा होता है कि ये बंदा पूरी तरीके से पगला चुका है, मुझे यहाँ से भागना होगा। मैंने आज तक अपनी लाइफ में एक गर्लफ्रेंड तक नहीं बनाई और ये बंदा ऐसी बकवास करने में लगा हुआ है। और तभी पीछे से जब वो भागने की कोशिश कर रहा होता है तो पीछे से पार्क अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उसके पैरों को बांध लेता है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं रोप टेक्निक का इस्तेमाल कर वो कोरेलोज को बांधना चालू कर देता है। और जब उसे बांधता तो जिस टेक्निक का उसने इस्तेमाल किया है इसको देखने के बाद कोरेलोज और भी ज्यादा चिल्लाने लगता है जोरों जोरों से और उससे कहने लगता है कि ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, आखिरकार तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो भाई। तभी पार्क को अपनी टेक्निक से मैजिक से उसे अपने पास बुलाता है और उससे कहने लगता है कि अब तुम मुझसे बचकर नहीं भाग सकते, क्योंकि अब मैं तुम्हें यहाँ पर ट्रैप करने वाला हूँ, वो भी हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि आज से और अब से तुम मेरे हो। और ये बात जब कोरेलोज को पता चलती है तो वो पसीना पसीना हो जाता है, क्योंकि पार्क उसे पकड़ने के बाद उससे कहने लगता है कि इस नकली दुनिया में कोई असली चीज है तो वो हो सिर्फ तुम। तभी कोरेलोज चिल्लाते हुए उससे कहने लगता है कि तुम एक बास्टर्ड हो बास्टर्ड, और तुम्हारी अजीब अजीब तरीके की जो फैंटेसीज है उसे मुझसे दूर रखो भाई, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। और तभी अपने मैजिक से पार्क कोरेलोज को सील कर देता है और सील करते करते कहने लगता है कि तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा जब मैं इस स्टोरी के फाइनल बॉस को मार दूंगा और हमारी फाइट ओवर हो जाएगी और उसके बाद हम दोनों इस दुनिया में अपने इच्छा अनुसार पूरी जिंदगी भर रहेंगे। और तभी हमें एक समुंदर जैसी जगह दिखाई जाती है जहाँ जो कोरेलोज है वो वहाँ पर पड़ा हुआ होता है और कह रहा होता है क्या ये सारा का सारा प्लान पार्क सीयू ने स्टार्टिंग से बनाया था और क्या यही इसका प्लान था। तभी एक नोटिफिकेशन आता है कि जो लास्ट स्टेज है वो ओपन हो रही है, जिसको सोचने के बाद कोरेलोज कहने लगता है कि फाइनली आखिरी पार्ट स्टार्ट हो रहा है इस स्टोरी लाइन का। और हमें बताने लगता है कि इस तरीके से पार्क सीयू ने हमेशा अपने एनिमीज को खुद ही मारा है, तो मुझे लगता है कि ये फाइनल बॉस को भी हराने में कामयाब रहेगा। एक बार जब वो उस फाइनल बॉस को हरा देगा तब मेरा क्या होगा, शिट। और जब वे इस बारे में सोचने में लगा ही हुआ होता है तभी एक नोटिफिकेशन आता है कि जो प्लेयर उसे चैलेंज कर रहा था फाइनल बॉस को वो मारा जा चुका है और चैलेंज फेल्ड हो चुका है। और जब ये बात कोरेलोज को पता चलती है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगता है क्या वह बास्टर्ड मारा गया सच में। और इसी तरीके से वो वाली स्टोरी लाइन वहीं पर खत्म होती है। और तभी एक दिन की मॉर्निंग का समय दिखाया जाता है जहाँ पर कोरेलोज अपनी आंखों को खोलता है और इस वक्त वो पसीना पसीना हो रखा है और उसकी आंखें ऐसी लग रही होती हैं जैसे कि इसने किसी गोश्त को देख लिया हो। और फिर से वही मॉर्निंग वाले डे पर उसकी आंखें खोलती हैं जहाँ पर इस स्टोरी की स्टार्टिंग हुई थी। और जब वह बाहर देखता तो कहने लगता है मैं तो वाकई में रिग्रेस्ड हो गया फिर से, वो भी 3 साल पहले जब मैं इस गेम में पहली बार आया था। और अपनी बॉडी को चेक करने लगता है तो काफी ज्यादा रोना चालू कर देता है और रोते रोते कह रहा होता है कि मुझे उस पार्क सीईओ को मारने की बहुत जरूरत है, मुझे इस स्टोरी लाइन में एक प्लेयर को मारने की जरूरत है। और इस वक्त ये काफी ज्यादा गुस्से में होता है। और तभी हमें उस स्टोरी के दौरान रोटर रिवर फ्लडिंग इंसिडेंट के बारे में बताया जाता है, सोचते हुए जहाँ पर एक डैम पूरी तरीके से तबाह हो गया था जिस समय पर हम लोग वाटर मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए गए थे या फिर मारने के लिए। और उसी प्रोसेस के दौरान यह डैम टूट गया और इस डैम के टूटने के कारण पूरा का पूरा एक विलेज तबाह हो गया। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि में 1000 से ज्यादा मॉन्स्टर मारे गए और 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। और उस वक्त का जो स्कैन था वो वाकई जो सीन था वो वाकई में बहुत ज्यादा हॉरिफाइंग और बहुत ज्यादा डरावना था। और ये सारी की सारी जो घटना थी वो पार्क सीयू के द्वारा प्लान की गई थी। और जब मैंने उसका रिएक्शन देखा था तब किस तरीके से वो उस वक्त हंसने में लगा हुआ था पागलों की तरह। और जब मैंने उसकी इस तरीके की हंसी देखी तो मैं काफी ज्यादा घबरा गया था। उस समय पर मुझे इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आखिरकार ये सब ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन अब ध्यान से अगर सोचा जाए तो अगर उस बंदे के सामने यहाँ पर हजारों लोग भी मारे जा रहे हो तो वो भी इसमें अपना ही फायदा देखता है और सोचता है कि किस तरीके से इतने ज्यादा लोग मारे जाएंगे उतना ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट इसे मिलते रहेंगे और उतना ही पावरफुल ये बनता जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जितने भी लोग हैं ये उन्हें सिर्फ अपना एक्सपीरियंस पॉइंट ही समझता है। और उसने मरते वक्त कोरेलोज के मरते वक्त उसने बताया था कि किस तरीके से उसको बस 3 लोगों को मारने की और जरूरत है, उसके बाद इसके टोटल के लिए 1 लाख तक पहुंच जाएंगे। तभी कोरेलोज कहने लगता है कि ये डेविल कहीं का, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे उसे रोकना होगा। अभी इस वक्त मुझ पे अभी मौका है। इस वक्त वो बंदा बिल्कुल भी पावरफुल नहीं बना और इस वक्त उसकी जो रैंक है वो सिर्फ 5 है, बिल्कुल मेरी ही तरह। और इसकी पावरफुल बनने की जो जर्नी है वो मरकबा अकेडमी से स्टार्ट होती है। और एक बार अकेडमी के अंदर ये चला गया था तो उसके बाद ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनता गया समय के साथ साथ। मुझे पता है कि इस वक्त पार्क कोई मॉन्स्टर वगैरह नहीं है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये फ्यूचर में मॉन्स्टर नहीं बनेगा जैसे कि मेरी पिछली लाइफ में बना था। अकेडमी में एंटर होने के बाद तो बनेगा ही बनेगा ऐसा लग रहा है। और तो और अकेडमी की जो एंट्रेंस सेरेमनी है वो 5 दिन बाद स्टार्ट होने वाली है। तभी रास्ते
हमें कुछ मशरूम्स दिखाई दिए जाते हैं जिनको वो भागते समय कलेक्ट करने लगता है। कलेक्ट करते करते मन में सोचते हुए जा रहा होता है और कह रहा होता है कि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मुझे अगर पार्क सीयू को मारने का मौका मिलेगा तो वह अभी ही है। तभी एक नोटिफिकेशन स्क्रीन दिखाई जाती है ट्यूटोरियल क्वेस्ट और बताया जाता है कि जो मार्क बाहर सिटी की तरफ जो कैरेज जा रही थी वो टूट चुकी है मॉन्स्टर के द्वारा मॉन्स्टर इन्फेस्टेड फॉरेस्ट में, और उस कैरेज के अंदर जितने भी लोग हैं उनकी तुम्हें सुरक्षा करनी होगी जब तक वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो उसे फिक्स नहीं कर देते। और नाइट का सीन होता है और दो लोग फाइट करते हुए दिखाए जाते हैं, जहाँ पर जो लड़की होती है वो किसी को फाइट करते हुए देखती है तो कहने लगती है कि तुम तो फाइट में वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हो बच्चे। और तभी हमें दिखाया जाता है पार्क सीईओ को, जो कि अपनी तारीफ सुनने के बाद कहने लगता है कि कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं थी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तभी जो पार्क जो ड्राइवर होता है कैरेज का वो उनको बुलाने लगता है और उससे कहने लगता है मिस्टर लियोन, मिस लोरा, जो गड्डी है वो जो कैरेज है वो ठीक हो चुकी है, अब हम चल सकते हैं यहाँ से। और वे दोनों के दोनों बड़े एक्साइटमेंट के साथ वहाँ से जाने लगते हैं। तभी लड़की कहती है जा रही होती है कि मैं जल्द से जल्द जाकर वहाँ पर सोना चाहती हूँ, काफी थक चुकी हूँ इसलिए। तभी अचानक से किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगती है और पता चलता है कि ये तो मॉन्स्टर है। ये दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो घबरा जाते हैं क्योंकि एक उड़ती हुई लकड़ी उन्हीं की तरफ बढ़ने लगती है। तभी वह लड़का उस लड़की को बचाने के लिए धक्का दे देता है ताकि रास्ते से हट जाए, और वो लकड़ी का टुकड़ा सीधे जाकर जमीन में घुस जाता है और वो आसानी से उसे डॉज करने में कामयाब रहते हैं। तभी लड़का कहने लगता है लौरा क्या तुम ठीक हो, अभी हमारे पास मॉन्स्टर आ चुके हैं। तभी लौरा उससे कहने लगता है कि मुझे भी पता है, और वह दोनों के दोनों अपनी स्वॉर्ड निकाल लेते हैं फाइट करने के लिए। और जो चिल्लाने की और क्राइंग करने की आवाज आने में लगी हुई थी वो पहचान लेते कि वो किसकी है, और हमें बताया जाता है कि ये एक वेयरवुल्फ है, रैंक 2 मॉन्स्टर, और वो वेयरवुल्फ जोरों जोरों से चिल्लाने में लगा रहता है। दूसरी तरफ हमें कोरिलोज को दिखाया जाता है जो कि उस सिचुएशन को देखता हुआ कह रहा होता है शिट, क्या मैं लेट हो गया, क्या यहाँ की जो स्टोरी लाइन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। मैंने इतनी कोशिश की यहाँ पर दौड़कर आने की कि मैं यहाँ पर समय पर पहुंच जाऊं, लेकिन मैं इस घटना को होने से भी रोक नहीं पाया। काश मेरे पास थोड़ा सा समय और होता इस सिचुएशन को अच्छी तरीके से निपटाने के लिए तैयारी करने का, तो शायद ऐसी नहीं होती घटना यहाँ पर। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वह वेयरवुल्फ उन पर अटैक करना चालू कर देता है, और जब कोरिलोज उनको इन मॉन्स्टर से फाइट करते हुए देखता है तो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि अगर मैं थोड़ी देर और पहले आ जाता तो जो दो लोग यहाँ पर मारे जा रहे हैं मैं उनकी भी जान बचा सकता था। दूसरी तरफ हमें उस वेयरवुल्फ और दो नाइट्स को फाइट करते हुए दिखाया जाता है तो एक लड़की को उसको बहुत ज्यादा चोट लग जाती है, जिसको देखने के बाद वह लड़का काफी ज्यादा घबराने लगता है और कहने लगता है लौरा क्या तुम ठीक हो। और तभी वह लड़का पार्क सीयू से कहने लगता है कि तुम जल्दी से जाकर उस कैरेज में बैठ जाओ, मैं यहाँ पर जितना हो सके उतना ज्यादा इस मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करूंगा ताकि तुम्हें यहाँ से भागने का समय मिल जाए। तभी पार्क सीयू भी चिल्लाते हुए उससे कहने लगता है कैरेज वाले कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, हम तुम्हें जल्दी तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे इस मॉन्स्टर को हराने के बाद। तभी वहाँ पर जो लड़की होती है वो चिल्लाती हुई कहने लगती है तुम कहाँ जाने में लगी हुए हो। तभी पार्क उस लड़की से कहने लगता है कि मैं इस तरीके से लियोन को यहाँ पर अकेला छोड़कर अबंडन करके नहीं जा सकता, तो मैं उसको बचाने के लिए जा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से भाग जाओ अपनी जान बचाकर। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि उस मॉन्स्टर ने लियोन की गर्दन पकड़ ली होती है और पार्क अपनी स्वॉर्ड लेकर उस मॉन्स्टर के सामने खड़ा हुआ है और उससे फाइट करने के लिए तैयार है। और इस सारी घटना को कोरिलोज देखने में लगा हुआ होता है और मन में सोचता कह रहा होता है कि मुझे अगर इनके खिलाफ एक्शन लेना है तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर जो सिचुएशन हो रखी है उसके बारे में अच्छी तरीके से एनालाइज करना होगा और पता लगाना होगा इस समय जो पार्क सीयू है क्या वो सच में एक विलन है या फिर एक हीरो जो कि इस दुनिया को बचाएगा। और तो ये भी पता लगाना है कि इस वक्त पार्क सीयू एक नॉर्मल बंदा है, एक नॉर्मल कैरेक्टर है, या फिर ऑलरेडी पार्क सीयू के द्वारा इस कैरेक्टर को पजेस कर लिया जा चुका है। और तभी पार्क सीयू अजीब तरीके की स्माइल मारते हुए कहने लगता है कि ये जो मॉन्स्टर है वो वाकई में बहुत ज्यादा बड़ा है। और वो मॉन्स्टर जब पार्क सीयू को देखता है तो वो अपना मुंह फाड़कर उस पर अटैक करने की कोशिश करने लगता है। जब ऐसी सिचुएशन हो रही होती है तभी वहाँ पर हमें उस लड़की को आते हुए दिखाया जाता है जो कि उस कैरेज में थी कुछ समय पहले और कह रही होती है कि तुम जल्दी से झुक जाओ, और अपनी स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देती है वेयरवुल्फ पर। लेकिन वेयरवुल्फ उसके अटैक को रोकने में कामयाब रहता है, जिसको देखने के बाद वह लड़की काफी ज्यादा शॉक होती है और उससे कह रही होती है तुमने उस मेरे अटैक को रोक लिया, ये मॉन्स्टर तो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है। और नीचे आ जाती है और पार्क से इस वक्त पीछे ही खड़ा है और उसे चिल्लाती हुई कह रही होती है कि तुम मेरे पीछे खड़े रहो, मैं इस मॉन्स्टर को संभाल लूंगी। और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये आर्डन फैमिली की सेकंड डॉटर जो कि ओडाची वेपन को पजेस करती है, जो कि 6 स्वॉर्ड में से सबसे ज्यादा पावरफुल 6 स्वॉर्ड में से एक स्वॉर्ड है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंसर गेम कैरेक्टर्स में इसका नाम आता है और ये एक नेम्ड कैरेक्टर और सीधे कहो तो इस स्टोरी लाइन की एक हीरोइन। और जिस तरीके से पोज मारने में लगी हुई और इस लड़की का नाम अलीशा आर्डन होता है, तो हम लोग इस लड़की को अब से अलीशा कहकर ही बुलाएंगे।
दूसरी तरफ जो पार्क सीयू है वो अपने जेब से एक वेपन निकालकर उससे कह रहा होता है कि मैं तो अभी कुछ देर के लिए बहुत ज्यादा डर ही गया था। और स्टोरी लाइन में बताया जाता है कि इस स्टोरी की स्टार्टिंग होने से पहले ही एक ईस्टर एग मौजूद था जिसका नाम अलीशा आर्डन था। और तभी पार्क सीयू अपने उसी वेपन से अलीशा पर अटैक करते हुए उससे कहने लगता है कि मैं इतना ज्यादा डर चुका था कि मैं इस मूवमेंट को मिस करने वाला था। और जब अलीशा उसे देखती है तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और ये डेथ इवेंट यहीं पर स्टार्ट होता है। जब कॉरिन लॉच इसको देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और गुस्से के मारे भड़क पड़ता है और आग बबूला होने लगता है। और जब इस तरीके से सीयू का अटैक करते हुए देखता है तो कहने लगता है कि इसका मतलब ये हुआ कि तुमने ऑलरेडी इस बॉडी को पजेस कर लिया है और तुमने ये जानबूझकर किया। तभी जो अलीशा होती है वो उस लड़के से पूछने लगती है पार्क से, तू आखिरकार तुमने मुझ पर अटैक क्यों किया घबराते हुए। और उसे अचानक से चक्कर आने लगते हैं। तभी पार्क सीयू उससे कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना, मैं काफी ज्यादा घबराया हुआ था इसलिए मेरा जो हाथ है वो इधर उधर चला गया और जो मेरा वेपन है वो तुम पर लग गया। और अलीशा इस वक्त कुछ भी ढंग से नहीं देख पा रही होती। दूसरी तरफ जो वेयरवुल्फ होता है वो भी नहीं मानता और वो भी अटैक करने लगता है उस पर। और जब वो अटैक कर रहा होता है तो अलीशा और भी ज्यादा घबरा जाती है लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती और अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करने लगती है। और कॉरिन लॉच सारी की सारी घटना को देखते हुए कह रहा होता है मन में सोचते हुए कि इस समय पर अगर अलीशा मर जाती है तो इस पार्क सीयू के हाथ में सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन ओडाची लग जाएगा और उसके बाद बिना किसी परेशानी के लूना आर्डेंस की जो पार्टी है उसको जो ज्वाइन कर पाएगा जो कि सबसे ज्यादा ग्रेट स्वॉर्डमैन थी। और जब पार्क सीयू अलीशा को इस तरीके से उस मॉन्स्टर से फाइट करते हुए देखता है तो मन में सोचता कहने लगता है कि इस लड़की को मैंने ऑलरेडी अपने वेपन से अटैक कर दिया है और जो मेरे वेपन पे जो पॉइजन लगा था उसका इफेक्ट भी उस पर पड़ रहा है। लेकिन जरा इस लड़की को देखो, ये अभी तक पूरी तरीके से हार नहीं मानी और ना ही बेहोश हुई है। क्या यह इसलिए है क्योंकि ये एक नेम्ड कैरेक्टर है और ये एनपीसी तो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है अलीशा को जो कि उस मॉन्स्टर से बचने के लिए पीछे की तरफ डॉज करने लगती है और अपने आप को शांत करती है ताकि वो बेहोश ना हो और टेक्निक का इस्तेमाल करने लगती है वापस से और फोकस करने की कोशिश करती है। लेकिन जब वह फोकस करती है तब उसका फोकस इतना ज्यादा होता है कि वो अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए परफेक्ट फुटवर्क स्किल का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्वॉर्ड को ड्रॉ करती है और सारा का सारा जो एम है और पावर वो उस मॉन्स्टर को हराने के लिए लगा देती है। और उसका बाकी में पावरफुल था और पार्क सीयू इसको उस तरीके से देख रहा होता है और देखते हुए कहने लगता है कि अगर ये सिचुएशन इस तरीके से चलती रही तो ये अलीशा है वो वाकई में इस मॉन्स्टर को मारने में कामयाब रहेगी और ऐसा हुआ तो मेरा जो प्लान है वो पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता। तभी वह एक और डैगर निकालता है और उसकी तरफ थ्रो करते हुए कहने लगता है कि मैं इसको यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ सकता, मुझे इसको यहीं पर मारना होगा। और जैसे ही वो अलीशा की तरफ उसे फेंक देता है तो अलीशा उस डैगर को नोटिस कर लेती है और अपनी स्वॉर्ड से उस डैगर दूसरी तरफ फेंक देती है, डॉज कर देती है और उससे कहने लगती है तुमने मुझ पर अटैक किया तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तुमने मेरे पास पहली बार अटैक किया था तो वो सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी बल्कि मैं तुमने जानबूझकर किया था मेरे साथ। और जब वह उस जगह से अपने आप को बचा रही होती है तो जो वेयरवुल्फ था उस मौके का फायदा उठाते हुए अलीशा की तरफ बढ़ने लगता है और अलीशा का मुंह उस वेयरवुल्फ के मुंह के अंदर आने वाला होता है ऑलमोस्ट। लेकिन वो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करती है ताकि वो उसके मुंह में उसे फंसाकर अपने आप को बचा सके और हर सिर्फ खून ही खून होता है और वो सीधे जाकर जमीन में घुस जाती है क्योंकि उसका आधा पार्ट उस मॉन्स्टर के मुंह में घुस चुका है। और जो अलीशा की स्वॉर्ड होती है वो उस मॉन्स्टर के गर्दन में घुस चुकी है। इससे पता चलता है कि वो मॉन्स्टर वहीं पर मारा जा चुका है। लेकिन इस वक्त अलीशा की भी हालत बिल्कुल ठीक नहीं होती और वो पार्क सीयू से पूछ रहे थे तुमने आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तभी जो पार्क सीयू है वो उसकी स्वॉर्ड ओडाची को लेने के बाद काफी तो खुश हो जाता है और कहने लगता है कि फाइनली मुझे ये स्वॉर्ड मिल ही गई। और स्वॉर्ड को पकड़ने के बाद उससे कहने लगता है कि जो स्वॉर्ड है इसे स्पेशल स्किल के साथ ही इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मैं इसके बारे में फिर कभी और बाद में सोचूंगा। हाँ, मुझे एक और बात याद आई कि अगर मैं किसी एनपीसी को मारता हूँ तो मुझे एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी तो मिलेंगे ना। और इस वक्त जो एक्सप्रेशन इसने बना रखे हैं वो वाकई में बहुत ज्यादा डरावने होते हैं। और अलीशा को दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि उसका जो लोअर पार्ट है वो उस मॉन्स्टर के मुंह में फंसा हुआ है जो कि अपने आप को बचाने के लिए वहां से हिल भी नहीं सकती। और दूसरी तरफ पार्क सीयू उसे मारने के लिए तैयार है। तो आखिरकार अलीशा बचे तो बचे कैसे, और वो वहीं पर रोना चालू कर देती है और अपनी आंखों के सामने अपनी मौत को मुस्कुराते हुए देखने लगती है। तभी अचानक से एक पाउच आता है और पार्क सीयू के मुंह पर जाकर लगता है, जिसको देखने के बाद वो जोर जोर से खांसने लगता है और जब उसे देखता है तो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि आखिरकार अब यह क्या चीज है, किसने किया ये मेरे साथ, किसमें इतनी हिम्मत आ गई, जल्दी से बाहर निकल के आओ। और चारों तरफ चिल्लाने लगता है। तभी दूसरी तरफ हमें हॉर्न्ड रैबिट्स को दिखाया जाता है जो कि उस पर अटैक करने के लिए कूद पड़ते हैं। और तभी उन मशरूम के बारे में बताया जाता है जो कि स्टार्टिंग में कॉर्नलिस ने उठाए थे और बताता है जो टोपानिक मशरूम मॉन्स्टर के सबसे ज्यादा फेवरेट्स होते हैं और उसका जो पाउडर है जो कि उसके चारों तरफ लगा रहता है वो मॉन्स्टर को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। और जब वह पाउडर उसकी पूरी की पूरी बॉडी पर लग जाता है तो उसे अजीब तरीके की स्मेल आने लगती है पार्क को और कहने लगता है शिट, आखिरकार ये किस तरीके की स्मेल है। दूसरी तरफ जो कॉर्नलिस है वो हमें बताता है किसी भी मॉन्स्टर की नजरों में इस वक्त जो पार्क सीयू है वो एक खाने के बराबर लग रहा है, जैसे कि
बढ़िया मसालेदार शाही पनीर। और पार्क सीयू अपने आप को बचाने के लिए उन मॉन्स्टर को मारते हुए कहने लगता है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। और जब वह जोर जोर से चिल्लाने में लगा हुआ था कि जो भी मेरे सामने है, जिसने भी ये हरकत मेरे साथ की है, मैं उसे जिंदा छोड़ने वाला नहीं हूँ। दूसरी तरफ में दिखाया जाता है कोरल लॉज लड़की को बचाने के लिए उसकी तरफ पहुंच जाता है और उस मॉन्स्टर के मुंह से उसे निकालने लगता है। और उसे निकालने के बाद मन में सोचते कहने लगता है कि भगवान का शुक्र है कि इस लड़की को कुछ भी नहीं हुआ, ये अभी भी जिंदा है। दूसरी तरफ उस मॉन्स्टर के एक दांत को देखता है तो वो टूटा हुआ होता है और उस दांत को उसके काटने लगता है अपने ही मुंह से। और जब वह ऐसा करने में लगा हुआ था तभी पीछे से पार्क सारे के सारे मॉन्स्टर को मारने के बाद उस लड़के की तरफ पहुंच जाता है और उससे कहने लगता है, शिट, आखिरकार तुम हो कौन और तुमने मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे दिखाई। और ये बात कॉर्नलिस को पता चलती है तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज से भर जाता है और सोचने लगता है ये बंदा अब मुझे मारने वाला है, तो मुझे इस बंदे को यहीं खत्म करना होगा। तुमने 3 हॉर्न रॉबिट को सिर्फ 3 मिनट के अंदर अंदर ही मार दिया। तुम्हारे पास ओडाजी स्वॉर्ड है, तुम वाकई में बहुत ज्यादा खुश हो गए और तुम्हारी किस्मत भी काफी ज्यादा अच्छी है। और जब ये बात पार्क सीयू को पता चलती है तो वो पसीना पसीना हो जाता है, क्योंकि जो बंदा उसके सामने खड़ा हुआ होता है वो उसे पहचान लेता है और उससे कहने लगता है, तुम तो कोरेल लॉज हो। और इस वक्त कोरेल लॉज उसे घूर घूर कर देखने में लगा हुआ होता है, वो भी गुस्से वाली आंखों से। और वो अपनी स्वॉर्ड निकाल कर कोरेल लॉज की तरफ कर देता है पार्क और उससे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या करने में लगे हुए हो। तभी कोरेल लॉज इस सिचुएशन को देखते हैं मन में सोचते हुए कहने लगता है, जरा इस बंदे को देखो, इस बास्टर्ड को, क्या इसने वाकई में पुरानी लाइफ की सारी मेमोरीज खो दी हैं? जिस तरीके से मैं पास्ट में आया हुआ हूँ ये तो नहीं आया। अगर ऐसी बात है तो ये चीज मेरे लिए वाकई में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और पार्क से कहने लगता है, हे गाइस, अगर तुम इस तरीके से इस स्वॉर्ड को अपने हाथों में पकड़े रखोगे तो इससे तुम्हारा ही हाथ कटेगा। ये बात सुनने के बाद पार्क उस स्वॉर्ड की तरफ देखने लगता है और पूछने लगता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। दूसरी तरफ इस मौके का फायदा उठाते हुए कोरेल अपना अटैक उसकी तरफ करने लगता है और उसके हाथों में सैंड रखी हुई होती है, मिट्टी, वो उसकी आंखों में फेंक देता है। और जैसे उसकी आंखों में फेंकता है तो वो अपनी आंखें नहीं खोल पाता पार्क, और चिल्लाते हुए कहने लगता है, तुम बास्टर्ड कहीं के, तूने मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे दिखाई। और वो अपनी स्वॉर्ड से कोरेल लॉज को मारने के लिए उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन कोरेल लॉज के पास पिछली लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस होता है तो इसके कारण वह बच जाता है, उसके अटैक से डॉज कर लेता है। और कहने लगता है कि जो बंदा है वो स्वॉर्ड चलाने में इतना ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इसका जो रिफ्लेक्टिंग टाइम है वो वाकई में बहुत ज्यादा तेज है। और अगर हम दोनों को फिजिकली कंपेयर किया जाए तो पार्क सीयू इस वक्त मुझसे काफी ज्यादा बेटर कंडीशन में है फिजिकल कंडीशन की माने तो। अब लगता है कि मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं बचा हुआ, मुझे अपनी जीत जान लगानी पड़ेगी इस बंदे को यहीं पर हराने के लिए। और वो उसके हाथों में उस मॉन्स्टर का दांत होता है बड़ा वाला और उसी से पार्क पर अटैक करने लगता है, लेकिन पार्क जो रिफ्लेक्ट होते हैं वो बहुत तेज होने के कारण वो उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उसे मारते हुए उस मन में सोचते हुए कहने लगता है कि इस तरीके का किसी मॉन्स्टर का दांत अगर तुम्हारी बॉडी में घुस गया और उस वक्त जो तुम्हें मरने की फीलिंग आएगी वो चीज वाकई में बहुत ज्यादा डरावनी होगी। मैंने सही कहा, तो चाहे कुछ भी हो जाए होगा, मुझे यहाँ पर अलर्ट रहना होगा अगर इस बंदे को मारना है तो। और दूसरी तरफ कहने लगता है पार्क से, अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम अपनी निगाहों को मेरे वेपन पर ही बनाए रखना। अगर तुमने इधर उधर सोचने की कोशिश भी की तो तुम बच नहीं पाओगे। तभी उसका वेपन डायरेक्टली जाकर पार्क पर लग जाता है, लेकिन पार्क अपनी स्वॉर्ड से उसे रोक लेता है। इस वक्त कोरेल लॉज बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और इतना ज्यादा गुस्से में जब पार्क उसको देखता है तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। और लेकिन दूसरी तरफ उसकी जो फाइटिंग स्टाइल वो पार्क के मुकाबले में काफी ज्यादा बेटर होती है। और पार्क बताने लगता है कि अगर तुम अच्छी तरीके से फाइट करना चाहते हो तो अपनी निगाहें हमेशा वेपन्स पर रखना, और एक बार तुम अपने फोकस को अपने वेपन पर कर लो और उसे अच्छी तरीके से एफिशिएंट तौर पर इस्तेमाल कर पाओ तो तुम अपने एनिमी को किसी भी प्रकार से हरा सकते हो। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है किस तरीके से कोरेल लॉज अपने उस डैगर डायरेक्टली पार्क के सीने में घुसेड़ देता है, कंधे की तरफ, जहां पर वो डैगर उसी का होता है। और जब ऐसा होता है तो पार्क जोरों जोरों से चिल्लाना चालू कर देता है और उसके आंसू निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ उसके हाथों में जो मॉन्स्टर का फैंग यानी कि दांत होता है उस दांत का इस्तेमाल कर पार्क की गर्दन की तरफ मारने लगता है और वहां पर खून आ जाता है, लेकिन पता चलता है कि जो फैंग था उसके अटैक को पार्क अपने हाथों से रोक लेता है और वो फैंग उसके हाथों में घुस जाता है। लेकिन जब ये बात कोरेल लॉज को पता चलती है तो वो भी सरप्राइज हो जाता है और उसे मारने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है वह, और उसे जिंदा बिल्कुल भी नहीं छोड़ने देना चाह सकता। तभी वह उस दूसरे हाथ को छोड़कर उस पर फोर्स लगाने लगता है, जिसके कारण पार्क का वह हाथ उसके अटैक को रोक नहीं पाता और उसकी जो फैंग होता है वो डायरेक्टली उसकी गर्दन में घुस जाता है, जिसके कारण उसकी गर्दन में घुसने के कारण उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और मरते वक्त कोरेल लॉज उससे कहने लगता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी पास्ट लाइफ के लिए। और इसी तरीके जब वह अपनी आंखों के सामने पार्क को मरते हुए देखता है तो उससे कहने लगता है मरते वक्त कि मुझे इस बात को तो मानना पड़ेगा कि मैं आज इतना ज्यादा पावरफुल बना हुआ हूँ मेंटली और फिजिकल, वो सिर्फ तुम्हारे ही कारण हुआ है। लेकिन भले ही तुम्हें मैंने अपने हाथों से मार दिया है मुझे, लेकिन इस बात का कोई भी पछतावा नहीं है क्योंकि मैंने एक ऐसे बंदे को मारा है जो कि किसी मॉन्स्टर का सीड हो। तुम आगे चलकर फ्यूचर में बहुत बड़े डेविल बन जाओगे और ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। और जब इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर मारा जाता है तो जो सिस्टम है जो कि मेन कैरेक्टर को दिया जाता है वो एरर कर बताने लगता है और बताता है कि लेवल 1 पार्क सीयू यह प्लेयर ऑलरेडी मारा जा चुका है, तो हमारा जो मेन स्केनेरियो इसे क्लियर मेन
सीन है इसे क्लियर करने की जो ऑड्स है उसे कैलकुलेट किया जा रहा है सिस्टम के द्वारा और रिकमेंड किया जा रहा है फर्स्ट बेस्ट जजमेंट वर्ल्ड बैकअप के तौर पर और वेरिएबल कोरिन लॉज और तभी उसकी आइडेंटिटी दिखाई जाती है। ये 1 स्टार कैरेक्टर है, इसका पोटेंशियल, आइडियोलॉजी, कंपेटिबिलिटी, प्लेयर लॉ सिस्टम एक एक करके सब कुछ चेक करने लगता है और बताने लगता है कि जो प्रीवियस प्लेयर था उसका सारा का सारा एक्सपीरियंस डाउन कोरिन लॉज को दे दिया जाता है एज अ हीरो और जितना कम हो सके उतना ज्यादा बैकअप इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा सिस्टम। अब जबकि जो स्कैनरियो पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका है और इसके जो मिनिमल स्टैट्स है उसने ही ट्रांसफर किए जाएंगे उसको। अब जब यहाँ पर एक नई हीरो की शुरुआत होती है इस सब प्लेयर के तौर पर जो कि है कोरिन लॉज और वह आर ग्रेड का होता है कैरेक्टर उसका और उसकी क्लास उसे दे दी जाती है और वो ट्रिपल ए क्लास नाइट है, मार्शल मास्टर सक्सेस और ये एक सब प्लेयर है। और जब कोरिन लॉज उसको देखता है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है क्या सब प्लेयर है तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे भी अब एक स्टेटस विंडो मिलने वाली है। लेकिन तभी अचानक से उसे किसी चीज की आवाज सुनाई देती है तो वो पीछे मुड़कर देखता है तो अलीशा वहाँ पड़ी हुई होती है जिसके पेट से खून निकलने में लगा हुआ है क्योंकि उस मॉन्स्टर का एक दांत उसके पेट में अभी भी घुसा हुआ है और उसकी तरफ देखते हुए वह काफी ज्यादा घबराया हुआ है और उसकी तरफ जाता है, उसे पकड़कर अपनी बाहों में उठाता है और उससे कहने लगता है क्या तुम ठीक हो। तभी अलीशा उससे कहने लगती है कि मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और जब इस तरीके से बातें करते हुए कोरिन लॉज उसे देखता है तो उससे कहने लगता है कि ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात हुई कि तुम कम से कम कुछ बोल तो पा रही हो और उसे सिचुएशन के बारे में एक्सप्लेन करते हुए कहने लगता है कि तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होगा और तुम्हें ऐसा लग रहा होगा जैसे कि तुम्हें चक्कर आ रहे हो और कुछ भी स्मेल नहीं कर पा रही हो और तुम्हारे कानों में एक अजीब तरीके की आवाज गूंजने में लगी होगी। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। अलीशा जब ये सारी बातें सुनती है तो उससे कहने लगती है कि आखिरकार तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। तभी कोरिन लॉज मन में सोचते हुए कहने लगता है कि इसकी इस कंडीशन को देखकर पता चलता है कि जिस पॉइजन का इसमें इस्तेमाल किया गया है पिकॉक फ्रॉग्स पॉइजन का इस्तेमाल किया गया है और इस स्टोरी की बिगनिंग में इस तरीके का पॉइजन बनाना बिना स्टेटस विंडो के पॉसिबल नहीं है और अगर इसका जो कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा सा और हाई लेवल का होता ये पॉइजन तो अलीशा ऑन द स्पॉट तुरंत मारी गई होती। और यह चीज मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छी है कि ऐसा नहीं हुआ। और दूसरी तरफ देखा जाए तो उस मॉन्स्टर का जो फैंग है वो अभी भी इसकी बॉडी में घुसा हुआ है तो ये इसकी जान के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होने वाला जो कि काफी ज्यादा डेंजरस है। सबसे पहले तो मुझे इसकी ब्लीडिंग रुकनी होगी और बाद में इसके जहर का एंटीडोट इसे देना होगा और तभी वह अपना बेल्ट उतारकर उसकी बॉडी को बांध देता है। ये देखकर अलीशा काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और तभी कोरिन लॉज उससे कहने लगता है कि तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने खून रोकने में काफी ज्यादा एक्सपर्टीज हासिल कर रखी है और मैं तुम्हें कुछ ही समय डिटॉक्सिफाई कर दूंगा और इन कामों में मास्टर हूँ मास्टर। और तभी उसकी बॉडी की तरफ देखता है तो कहने लगता है कि जब मैं इसका फैंग निकालूंगा और अगर उस दौरान इसने अपनी जीभ को काट लिया तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा परेशानी वाली बात होगी। चलो देखते हैं कुछ ऐसी चीज जिसे जो ये बाइट कर सके। और तभी उसे पार्क की बॉडी पे जो हाथ होता है उसका वह देख लेता और उसका इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है और उसका हाथ अलीशा को पकड़ाता है, उसके मुंह में लगाते हुए उससे कहने लगता है कि तुम्हें इस चीज को बाइट करना होगा क्योंकि जो आगे की प्रोसेस है वो वाकई में बहुत ज्यादा दुखने वाली है, तो तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम इसको मुंह में लगा लो और तुम्हें कुछ भी कर अपनी विल पावर को कम नहीं होने देना। और तभी वह अपनी शर्ट उतारने लगता है और उतारते वक्त उसे डिटॉक्सिफाई उसका ब्लड रोकने की कोशिश करने लगता है और कह रहा होता है मन में सोचते हैं मुझे नहीं पता कि आखिरकार मैं पास्ट में वापस से रिग्रेस क्यों हुआ 3 साल में, लेकिन जब मैं यहाँ पर वापस आया रिग्रेस हुआ तब मैंने एक प्लेयर को मार दिया है और मेरी पुरानी लाइफ में जो बंदी मारी गई थी वह बंदी अभी भी जिंदा। और ये सोचते सोचते उसका फैंग निकाल देता है जिससे अलीशा को काफी ज्यादा पेन होने में लगा हुआ है और वहाँ की पूरी सिचुएशन साइलेंस से भर जाती है। और कोरिन लॉज कह रहा होता है कि मैंने यहाँ पर आज पहली बार एक लड़की की जान बचाई है, यानी कि किसी की जान बचाई है और मेरे लिए यही काफी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने किस विलन को मार दिया है। तभी कुछ समय बाद वह आग पर कुछ पकाने लगता है और अलीशा से कहने में लगा हुआ था कि मैं तुम्हारे लिए एंटीट्यूड बनाने में लगा हुआ हूँ तो तुम्हें अपने आप को यहाँ पर जगाए रखना, सोना मत बिल्कुल भी और तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो इंसान है वो इतनी आसानी से नहीं मरता। तभी अलीशा उससे कहने लगती है मिस्टर सेवियर आप अपना मुझे नाम बताइए, लेकिन कोरिन लॉज उसे अपना नाम नहीं बताता और उससे कहने लगता है कि तुम्हें इसके बारे में जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यह बात सुनने के बाद अलीशा काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और कोरिन लॉज उससे कहने लगता है कि इस तरीके से फालतू की चीजें सोचना बंद करो और आराम करो, एक बार जो एंटीडोट में बनाने में लगा हुआ वो पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा तो मैं खुद ही जगा दूंगा तुम्हें। और सारे की सारी सिचुएशन करते हुए मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मेरे लिए सबसे ज्यादा बेटर होगा कि मैं जितना रहूं उतना ज्यादा डार्क में रहूं और कोई भी मेरे बारे में पता न लगा पाए और मैं जो भी एक्शंस करने में लगा हुआ हूँ वो किसी को भी न पता चले। और यहाँ पर अब बारी है कोरिन लॉज की और वो सारी की सारी स्टोरी को सबसे पहले अरेंज करता है और सिचुएशन के बारे में सोचने लगता है और बताने लगता है। जो स्टोरी है हीरो के लेजेंड ऑफ हरान, जैसा कि इसका नेम कहा गया है, ये पूरी की पूरी स्टोरी एक हीरो पर डिपेंड है और हीरो का काम है जिस एकेडमी में ये पढ़ने वाला है उस एकेडमी में कई सारे भयानक इवेंट और इंसिडेंट्स होने वाले हैं और उन्हें सॉल्व करने के लिए हीरो को जिम्मेदारी दी गई है। और जो मेन कैरेक्टर जो भी इन इवेंट्स को धीरे धीरे करके जैसे सॉल्व करता जाएगा वैसे ही इसे हीरो की
जो प्रिविलेज है वो भी मिलती जाएंगी और अंत में आकर ये पूरी की पूरी दुनिया को बचा लेगा, वर्ल्ड को। और इस जर्नी के दौरान हीरो का यह काम है कि यहाँ पर जितने भी विलन्स आने वाले हैं इस स्टोरी के दौरान, उन सभी के सभी विलन्स को उसी हीरो को हराना होगा और अंत में फाइनल बॉस को भी। और डेविल लाइक पार्क सीईओ अभी तक स्टोरी लाइन के हिसाब से इसलिए चलने में लगा हुआ था क्योंकि जो फाइनल बॉस था वो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल था और वह अभी तक हारा नहीं है। और अगर फाइनल बॉस को नहीं हराया गया तो ये दुनिया तबाह हो जाएगी। लेकिन जो बंदा फाइनल बॉस को हराने वाला था अब वह मारा जा चुका है, वो भी मेरे हाथों। तो अब हीरो का जो रोल है वो कौन निभाने वाला है? और यहाँ पर जबकि मैंने ही इसे मारा है तो अब ये काम मुझे ही करना होगा। और इसकी जो सब क्लास वाली आईडी है उसके अनुसार इसके पास ऑलरेडी AAA नाइट स्टेट्स मिल चुके हैं और ये मार्शल मास्टर का सक्सेसर है। और जब वह कॉरिन इसके बारे में सोच रहा था और कह रहा था, जबकि ये सिस्टम चाहता है वाकई में इस दुनिया के जो गॉड्स हैं वो सच में चाहते हैं कि मैं इस वर्ल्ड के विलन को हराऊं और दुनिया को बचाऊं। अगर ये सच में चाहते तो कम से कम मुझे अपने हिसाब से तो करने देते और ये चीज प्रॉपरली करते अगर तुम मुझे हीरो बना रहे तो। और यहाँ पर बताया जाता है कि इसका जो सिस्टम जब मिला होता है कोरिन को तो सारी की सारी जो परमिशन है वो डिनाइड कर दी जाती हैं और उसे कुछ भी स्किल्स वगैरह वगैरह कुछ भी इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं दी जाती है, ना ही इन्वेंट्री, ना ही कॉम्बिनेशन विंडो और ना ही कोई सिस्टम विंडो मिलेगी हमारे कोरिन को। और जब ये बात कोरिन को पता चलती है तो वो गुस्से में कहने लगता है कि मुझे यहाँ हीरो का टाइटल तो मिल चुका है और मैं एक सब प्लेयर बन चुका हूँ, लेकिन जो एक असली प्लेयर को स्टेट्स विंडो मिलती है और जो कन्वीनियंट डिवाइसेस मिलते हैं इस्तेमाल करने के लिए सिस्टम के द्वारा, वो मुझे कुछ भी नहीं मिला ऐसा। और जब मैंने पहली बार स्टेट विंडो को देखा तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट से भर गया था, लेकिन अंत में आकर सब कुछ बराबर ही निकला। जैसा मैं पहले था वैसे अब भी हूँ और जिस चीज के बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं जानता उस चीज का मुझे बैकअप बना दिया है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ मेरी पास्ट लाइफ की मेमोरीज है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और अगर मुझे वाकई में इस दुनिया को बचाना है तो मुझे सिस्टम से हटकर सोचना पड़ेगा, क्योंकि मेरी पास्ट लाइफ में 3 साल की जर्नी के दौरान मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग दी, तो इसलिए मैं अभी कोई नॉर्मल बंदा नहीं हूँ और ना ही कोई एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर हूँ। और तभी वह जमीन पर अपनी उंगलियों से एक कुछ टाइप करने लगता है, लिखने लगता है। और जब वह ऐसा करने लगता है तो वहाँ का जो मानव फ्लो है वो पूरी तरीके से बदल जाता है और जो भी कैरेक्टर उसने बनाया था छोटा था वो बड़े से आके गोले में बदल जाता है। और उसे बनाने के बाद कोरिन लोच कहने लगता है कि जैसा कि मैंने सोचा था ये मेरी ट्रिक थी, वो वाकई में काम कर गई और मैं इस वक्त ऐसी दुनिया में जिधर मुझे पास स्टेट्स विंडो नहीं है उसमें सर्वाइव करने के बारे में सोच रहा था और अपने बारे में बताने लगता है कि मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो कि मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता और ना ही मैं पावरफुल था। अगर मुझे अपने आप को बचाना था तो मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका था, वो था र्यून मैजिक सीखना। र्यून वर्ड्स एंशिएंट वर्ड्स हैं जिनमें मैजिक पावर भरी हुई होती है। पहला शब्द है ड्यूटी, दूसरा है रिस्ट्रेंट और तीसरा है ओथ। और जो र्यून्स हैं उन्हें 3 कमांडमेंट्स के नाम से भी जाना जाता था और ये 3 ऐसे शब्द जो कि इस दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल लॉ है। सुपरनेचुरल पावर स्ट्रेंथ जो मिलती है उसका सोर्स और यही इस दुनिया का अंत का कारण। तो अब मेरे पास कोई भी चारा नहीं बचा हुआ, तो अब मुझे तीनों की तीनों ये र्यून्स हैं मुझे अपनी बॉडी पर राइट करने होंगे। और वो अपनी उंगली को काटकर खून निकालने लगता है और उसी से अपने ही हाथों पर लिखना चालू कर देता है और बताने लगता है कि 3 र्यून्स पे सबसे पहले मैं राइट करूंगा अपने लेफ्ट हैंड पर ड्यूटी। और जब वह उसे राइट कर रहा होता है तो उसके हाथों में काफी तक पेन होने में लगा था और बताता है कि जब वह ड्यूटी र्यून्स का इस्तेमाल करेगा तो उससे कि जिस भी प्लेयर के द्वारा इस चीज की प्लेयर के बॉडी पर जो भी लिखी गई है जो र्यून्स, अगर वह कसम खा लेता है कि वह इस काम को करना चाहता है तो उसकी जो पावर है वो बढ़ जाएगी और तुम स्टेबल ड्यूटीज को बिना किसी परेशानी के कर सकते हो। जैसे कि तुमने कह दिया कि मैं आज से चिकन नहीं खाऊंगा तो वैसा ही कुछ। और बताता है कि इस चीज को फॉलो करना बहुत ही ज्यादा हार्ड काम है, इसलिए तुम्हें मुश्किल से ही कुछ एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। भले ही मुझे पता है कि ये दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये चीज बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, तो मुझे एक ऐसा प्रॉमिस बनाना होगा, करना होगा जिसे मुझे अपने अंत तक फॉलो करना होगा। और वह कसम खाता है कि मैं आज से और अभी से ये कसम खाता हूँ कि मेरे आंखों के सामने ऐसे लोग जो कि काफी ज्यादा अच्छे हैं लेकिन उनका जो बदकिस्मती है मैं उसे बिल्कुल भी नहीं इग्नोर करने वाला। और जब ये ऐसा करता है तो एक नोटिफिकेशन आता है कि तुमने ड्यूटी जहाँ पर तुम दूसरों की बदकिस्मती पर उनकी मदद करोगे और उन्हें इग्नोर नहीं करोगे, अगर तुम इसे फॉलो करते हो तो जब भी तुम एक क्वेस्ट को क्लियर करोगे तो तुम्हें उसके बदले में रिवॉर्ड मिलेगा और तुम्हारे स्टेट्स इंक्रीज हो जाएंगे। और तभी वहाँ पर एक चेन आ जाती है उसके हार्ट पर, लेकिन सिस्टम उसे नोटिफिकेशन देने लगता है कि तुम्हारे में अच्छी तरीके से तुम इसे अभी फॉलो नहीं कर पा रहे हो, इसलिए तुम्हें 10 स्टेट्स की पेनल्टी मिलती है। और तभी वो सेकंड र्यून का इस्तेमाल करने लगता है जो कि रिस्ट्रेंट होती है। और जब वह ऐसा कर रहा होता है तो वापस से उसके राइट हैंड में काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है राइट करते समय। और यहाँ पर वह रिस्ट्रेंट में लिखता है कि मैं स्पिरिट को नहीं देख सकता और वह बताने लगता है कि इस दुनिया में जितने भी लोग मौजूद हैं उन हर किसी के पास स्पिरिचुअल फीलिंग मौजूद है, तो वो स्पिरिचुअल एनर्जीज और स्पिरिचुअल बीइंग्स होते हैं उन्हें महसूस और देख सकते हैं, जैसे कि गोस्ट और आस्ट्रल बीइंग जिनके पास मटेरियल बॉडीज नहीं हो सकती होती है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो बंदा इन गोस्ट वगैरह को देख सकता है और वह गोस्ट सिर्फ उसी बंदे पर अटैक कर सकते हैं, लेकिन जो बंदा उसे देख ही नहीं सकता तो वह गोस्ट उस पर अटैक नहीं कर सकते। तभी वहाँ पर रेड कलर की विंडो आती है और वहाँ पर लिख के आता है अगर तुमने इसको फॉलो करने में नाकामयाब रहे जिसके बदले में तुम्हें
600% डैमेज की पनिशमेंट दी जाती है तुम्हारे अपोनेंट से। तभी ब्लू कलर की विंडो में लिखा हुआ आता है कि तुम्हारी जो रेजिस्टेंट है उसे एक्टिवेट किया जा रहा है। ये कोई भी गोस्ट वगैरह तुम पर अटैक करेगा तो उसका जो इफेक्ट है वो 0% रहेगा, और फिजिकल बींग्स का जो हिट है वो उसका रेशियो 50% प्लस। और जो पेनल्टी मुझे मिली है कि जो एस्ट्रल बींग्स है वो मेरे काम में दखल नहीं दे सकते इस कमांडमेंट के द्वारा, वो मेरे लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह बन गई है, जिससे कि गोस्ट वगैरह मुझ पर अटैक नहीं कर सकते स्पिरिचुअल बींग्स। और अब बात ये लास्ट कमांडमेंट की जो है ओथ, और ये जो कमांडमेंट वो किसी बैकअप की तरह मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ, जो कि लाइफ में सबसे ज्यादा रिस्की है। इसलिए मेरी पिछली लाइफ में ना तो मैंने ना ही पार्क सीईओ ने इसको फॉलो किया और ना ही कभी यूज किया। तभी वहाँ पर कई सारे नोटिफिकेशन आने लगते हैं और वो उसके बारे में बताया जाता है किस तरीके से उसने विंडो का इस्तेमाल किया था, स्टेट विंडो का। और इतना सब कुछ इस्तेमाल करने के द्वारा भी पार्क सीईओ एंड में आकर वो फाइनल बॉस को ना हरा पाया और वहीं पर मारा गया और फेल हो गया। तो इसलिए मुझे इसके बारे में ज्यादा सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और जो मुझे कसम खानी है, जो ओथ खानी लेनी है, ओथ जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल होने वाली है, वह यह है कि मुझे फ्यूचर में इस दुनिया को बचाना है। ये एक ऐसा एम्बिशन है, एक ऐसी इच्छा है जो कि एक हर ग्रेट वॉरियर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरी सारी की सारी कमांडमेंट्स कंप्लीट हो चुकी हैं और उसका जो हार्ट होता है उस पर 3 कमांडमेंट्स की चेन्स बन जाती हैं। और तभी नोटिफिकेशन आता है कि तुमने ड्यूटी, रेजिस्टेंट और ओथ तीनों के तीनों कमांडमेंट्स को सब प्लेयर पर अप्लाई कर दिया जा चुका है। और अगर तुम इसे पूरा नहीं कर पाती हो तो फेलियर के दौरान सब प्लेयर की मौत होगी। और वहीं पर जब वो एक्टिवेट होती है तो उसकी बॉडी बहुत ज्यादा पेन में हो जाती है और तभी वहीं पर वहाँ की सिचुएशन बदल जाती है। और नेक्स्ट सीन में हमें अलीशा को दिखाया जाता है जो कि एक बेड पर लेटी हुई है और वह अपनी आंखें खोलती है तो वो अपने आप को एक अलग जगह पर पाकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। और अचानक से जब खड़ी होती है तो उसके पेट में अभी भी दर्द हो रहा होता है और नर्स उसके पास आकर उससे कहने लगती है कि तुम्हें होश आ गया, तुम्हें कैसा फील हो रहा है। तभी अलीशा उस नर्स से पूछने लगती है आखिरकार मैं कहाँ पर हूँ, और नर्स उसे बताने लगती है कि तुम इस वक्त मरकहबा के इमरजेंसी हॉस्पिटल में हो। और तभी भी पूछने लगती है कि जो बंदा मुझे यहाँ पर लेकर आया है वो बंदा कहाँ पर है। तभी नर्स बताती है कि तुम्हारा गार्डियन वो ऑलरेडी जा चुका है। ये बात सुनने के बाद अलीशा काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और मूव करने की कोशिश करती है, लेकिन नर्स उसे मना कर देती है कि तुम इस तरीके से नहीं जा सकती। तभी अलीशा उससे कहने लगती है कि ठीक है मैं नहीं हिलती हूँ, तुम मुझे ये बताओ कि मेरा जो सामान था वो कहाँ पर है। और इधर उधर देखने लगती है। तभी वो अपना बैग देखती है जहाँ पर कोरिन लॉज का बेल्ट अभी भी उसके बैग में पड़ा हुआ है और देखकर कहने लगती है कि जो मेरा सेवियर था ये चीज उसकी है। और देखती है कि उस बेल्ट पर अभी भी ब्लड लगा हुआ है और वो नर्स को बुलाती है। नर्स जब उसको इतना ज्यादा सीरियस देखती है नर्स तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। और तभी अचानक से अलीशा उससे कहने लगती है और उससे पूछने लगती है कि यहाँ पर कोई एक ऐसी जगह है जो कि अभी भी हनी बॉम्ब कैंडी बेचती है। तभी जो नर्स होती है वो उससे सलाह देती है और उससे कहने लगती है कि तुम अभी उनको नहीं खा सकती, तुम्हें अभी सिर्फ स्ट्यू खाकर ही काम चलाना पड़ेगा। और तभी नेक्स्ट सीन में हमें एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई जाती है, एकेडमी का सीन बाहर। और 3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जब ट्यूटोरियल क्वेस्ट स्टार्ट हुई थी। और आज वह समय है जब मरकहबा एकेडमी में सभी के सभी जो नए स्टूडेंट्स हैं वो एंट्री लेंगे, एंट्रेंस सेरेमनी कहते हैं जिसे। और तभी कोरिन लॉज को दिखाया जाता है जो कि अपने पर्स को खोलकर देखता है और कहने लगता है कि मुझे अंदर जाने के लिए अपनी स्टूडेंट आईडी की जरूरत पड़ेगी। और तभी उसके पर्स में एक लेटर मिलता है जिसको देखकर वह सरप्राइज होता है और कहने लगता है कि मुझे ऐसा कोई लेटर तो याद नहीं है कि मेरे पर्स में ऐसा कुछ था भी। और जब वह उसको रीड करने लगता है तो उसमें जो लेटर है उसके पेरेंट्स के द्वारा लिखा गया है, जहाँ पर उसके पेरेंट्स ने लिखा है कि तुम मेरे बेटे हो, मुझे इस बात पर बहुत ज्यादा प्राउड है और मैं चाहता हूँ कि तुम फ्यूचर में बहुत ज्यादा वंडरफुल मैन बनो जो कि दुनिया के लोगों को बचाता है, बिल्कुल उनकी तरह जो कि तुम्हारे साइड में है, किसी प्रोटेक्टर की तरह। और जब ये बात इसे पता चलती है तो ये काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है, हो जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार इसने ये जो लेटर है वो मेरे पर्स में कब डाल दिया मुझे तो पता भी नहीं चला। और तभी इसके पास्ट लाइफ के बारे में, इस कैरेक्टर के बारे में बताता है और कहने लगता है कि जो कैरेक्टर है कोरिन लॉज वो एक इनकम्पिटेंट बंदा है, किसी काम का नहीं है, नालायक, लेकिन फिर भी इसकी एक खुद की एक फैमिली है। और जब मैंने पहली बार इस बॉडी को पजेस किया था तब मैं इनके साथ काफी ज्यादा ऑकवर्ड तरीके से महसूस करने में लगा हुआ था क्योंकि ये सिचुएशन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अनफेमिलियर थी। और मैं जब इनके लिए इतने ज्यादा अजीब तरीके से हरकतें करने में लगा हुआ था, लेकिन फिर भी इन्होंने मुझे अपनी फैमिली की तरह ट्रीट किया और इसी तरीके से मुझे भी इस फैमिली से प्यार हो गया और मुझे एक असली रियल फैमिली मिल गई यहाँ पर और इस वर्ल्ड से मुझे ज्यादा लगाव होने लगा। और यही मेरे और पार्क सीईओ के बीच का डिफरेंस है। और तभी नेक्स्ट सीन में हमें स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कई सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, एक तरीके से बस स्टेशन कह सकते हैं, और काफी ज्यादा भीड़ है और बाकी के लोग काफी ज्यादा सरप्राइज तो कह रहे होते हैं कि आखिरकार ये कौन सी जगह है, ये तो मरकहबा का स्टेशन है इसलिए यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ है। तभी वहाँ पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपना हाथ हिलाते हुए उनसे कह रही होती है कि तुम सभी के सभी न्यू स्टूडेंट का मैं स्वागत करती हूँ मरकहबा एकेडमी में और सभी के सभी लोग एक जगह पर इकट्ठे हो जाइए। और तभी वह लड़की कोरिन लॉज के पास जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम भी यहाँ के नए स्टूडेंट हो ना। तभी वह अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है और उससे कहने लगता है कि मेरा नाम कोरिन लॉज है। तभी वह लड़की उससे कहने लगती है कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा लंबे हो, तुम वाकई में बहुत ज्यादा खाते पीते होगे ना, क्या तुम पोटैटो खाना चाहोगे। और वह उसे देने लगती है वो पोटैटो, वो भुना हुआ पोटैटो है। और इसी तरीके से कहानी आगे बढ़ने लगती है और वह लोग उस बस में बैठ जाते हैं। तभी वह लड़की इंट्रोड्यूस कराती है और उससे सभी से कहने लगती है वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं कि ये जो बिल्डिंग आप सभी को दिख रही है वो एक क्रिएशन बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में सारे के सारे मैजिक स्टूडेंट यहीं पर इकट्ठे होते हैं और अपनी रिसर्च करते हैं। और इस कैरेक्टर का नाम, इस लड़की का नाम मारिट्टे डवानलेफ है
और हमें पता चलता है कि इसका नाम मारिटे है। फर्स्ट क्लास सेकंड ईयर मार्का अकेडमी की मेज, जो कि यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं उनकी ब्लेसिंग पाती है और हमेशा खुशी से अपनी जिंदगी को जीती है। और वह हर जगह को एक एक करके सभी को इंट्रोड्यूस करा रही होती है और बता रही होती है कि कौन सी जगह किस लिए चीज है। और तभी कॉर्नेलियस हमें बता लगता है इस कैरेक्टर के बारे में, जिस तरीके से लाइफ चाहती जाती है उसी तरीके से फ्यूचर कई ऐसी बदकिस्मतियां आती हैं जो कि तुम्हारी लाइफ को पूरी तरीके से बदल कर रख देती हैं। और यहाँ पर ऐसे ही कुछ होने वाला है इस कैरेक्टर यानी कि मारिटे के साथ, वो भी फ्यूचर में, क्योंकि जो लड़की मेरे सामने खड़ी हुई है वो फर्स्ट एक्ट की फाइनल बॉस है। तो चलो फाइनल बॉस के बारे में तुम्हें पता चल चुका है। और तभी वे बस रुकती ट्रेन, तो उनसे उतरते समय मारिटे सभी से कह रही होती है कि जैसे जैसे सभी लोग उतरते जाएंगे सभी के सभी लोग अपना अपना एक एक पोटैटो उठाते जाएंगे। और वो बाय बाय करते हुए ट्रेन वहां से निकल लेती है और मरकबा एकेडमी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जो कि फ्री है। तभी ऊपर एक सर्कल बनने लगता है और उसको देखते हुए ये कहने लगता है कि जो स्पेस एक्सपेंशन मैजिक है वो एक्टिवेट हो चुका है। और तभी आसपास का जो एरिया होता है उसका जो साइज है वो धीरे धीरे करके बढ़ना चालू हो जाता है। ये देखने के बाद वहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं नए, वो सभी के सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं और शॉक हो जाते हैं। लेकिन इसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इससे तो इसकी आदत हो चुकी है। और बाकी के लोग घबराते हुए कहने लगते हैं क्या किसी को सामने दिखाई दे रहा है कि क्या है। तभी वहाँ पर कोई जोरों से चिल्लाने लगता है, वो और कोई नहीं बल्कि में प्रोफेसर होते हैं। उनमें से एक प्रोफेसर आता है और सभी से चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम सभी को इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। किसने सोचा था कि इस बार के जो नए स्टूडेंट्स होंगे वो इतने ज्यादा कमजोर होंगे, बस थोड़ा सा एक्सपेंशन मैजिक देखकर ही डर गए। लेकिन इसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और मन में सोचते हुए इधर उधर देखते हुए कहने लगता है कि ये आवाज तो ओल्ड मैन हार्मन की है। इसका जो पैटर्न है वो हमेशा सेम ही रहता है, जैसे कि कोई बूट कैंप हो। और तभी बताया जाता है इस वर्ल्ड के बारे में और कहने लगता है कि इस वर्ल्ड की जो हिस्ट्री है वो इविल ट्राइब के अगेंस्ट जो बैटल है उस पर है। और इविल ट्राइब को हराने का सबसे ज्यादा मोस्ट इफेक्टिव वेपन वह सुपर ह्यूमन थे, जो कि ऑरा और माना का इस्तेमाल अपनी इच्छा अनुसार कर सकते थे। और जिस जगह पर उन सुपर ह्यूमन को ट्रेनिंग दी जाती थी और ग्रो किया जाता था और पावरफुल बनाया जाता था, वह ये एकेडमी मरकबा। तभी वहाँ पर एक बंदे को आते हुए दिखाया जाता है और सबसे आकर हेलो कहता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहने लगता है कि मैं इस एकेडमी का प्रोफेसर फेरमेक हूँ और इस साल की एंट्रेंस सेरेमनी के न्यू स्टूडेंट का इंचार्ज, और ये नाइट फैकल्टी का प्रोफेसर है। और इसके देखते हुए और उस प्रोफेसर को जब कॉर्नेलियस देखता है तो कहने लगता है कि इससे मिले हुए काफी ज्यादा समय हो चुका है। तभी प्रोफेसर सभी से कहने लगता है कि तुम सभी के सभी स्टूडेंट यहाँ पर या तो नाइट बनने के लिए आए हो या फिर मैजिक, और जैसे ही तुम अब जबकि यहाँ पर आ चुके हो तो तुम्हें एक खुद का एक सर्टिफिकेट जरूर मिला होगा। लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम्हें वो सर्टिफिकेट मिल गया है तो तुमने कोई जंग जीत ली हो, लेकिन हमारी नजरों में वो कुछ भी नहीं है। तो तुम अपने आप को ज्यादा मत समझना। तो सबसे पहले तो तुम्हारी एबिलिटीज को देखते हैं। और तभी एक एक कर सभी लोगों की एबिलिटीज को देखा जाता है। और यहाँ पर कॉर्नेलियस की एबिलिटी को देखें तो वहाँ पर उसका ऑरा रैंक लो होता है, माना रैंक वेरी लो, एबिलिटीज 0, ओवरऑल रैंक 6। इसे देखने के बाद कॉर्नेलियस बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है और कहने लगता है कि ये तो वाकई में बहुत ज्यादा बोरिंग है, लेकिन मेरी जो फिजिकल एबिलिटीज है वो वाकई में डिफरेंट है। तभी प्रोफेसर सभी लोगों को बताने लगता है और सभी से कहने लगता है कि जो भी तुम्हारी आंखों के सामने अभी दिखाई दे रहा है वो तुम्हारी ओवरऑल रैंक है। और वहाँ पर 6 नंबर दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इस नंबरों के अनुसार अपनी रैंक के हिसाब से लाइन में लग जाओ। और सभी लोग अपनी अपनी लाइन के हिसाब से लग जाते हैं और कॉर्नेलियस भी 6th पे लग जाता है क्योंकि इसकी रैंक 6th है। और इसको देखते हुए मन में सोचते कहने लगता है कि यहाँ पर टोटल ऑफ 400 लोगों से जगह भरी हुई है और उसमें सबसे ज्यादा टॉप बॉटम पे सबसे ज्यादा नीचे से और सबसे ज्यादा पीछे 1% लोग हैं ना, उनमें से मैं आता हूँ। और तभी प्रोफेसर स्माइल मारने लगता है और सभी से कहने लगता है कि तुमको मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा, तो ऑल द बेस्ट अपनी नेक्स्ट बैटल के लिए। और सभी के सभी लोग वहां से टेलीपोर्ट होने लगते हैं और अपनी अपनी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं सभी के सभी लोग। और तभी प्रोफेसर उन्हें ऊपर से देखते हैं और उससे कहने लगते हैं इन लोगों को देखने के बाद कि इस बार के जो स्टूडेंट थे वाकई में बिना तराशे हुए डायमंड के बराबर है। तभी वहाँ पर एक गर्ल प्रोफेसर आती है और उनसे कहने लगती है कि हमें फर्स्ट एंड सेकंड रैंक के स्टूडेंट को मेजर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम तब तक इंतजार करते हैं जब तक हम बाकी स्टूडेंट्स को अच्छी तरीके से मेजर कर ले और देख लेते हैं कि आखिरकार उनकी क्या कंडीशन है। और तभी सेकंड रेट में दिखाया जाता है ये स्वॉर्ड एम्परर की ग्रैंड डॉटर है अलीशा आर्डन, एवलवॉइस ड्रेड इसका नाम यूएल है, और स्वॉर्ड कंट्रोल मर्सनरी इसका नाम ड्रोन है, और गोलेम सोर्सर लुडेन। और आता है सबसे लास्ट में नंबर 1, और यही बस एक अकेली ऐसी लड़की है जो कि नंबर 1 पर आती है, द हेवनली याक्षा, और इसका नाम हुआरान है। और इसे देखते हुए प्रोफेसर कहने लगती है किसने सोचा था कि ये लड़की इस बार हमारी इस एकेडमी में पढ़ने के लिए एनरोल करेगी, आखिरकार हमारे जो डायरेक्टर है वो चाहते क्या है। तभी जो एक प्रोफेसर होता है वो उन सभी को देखते हुए कहने लगता है कि आखिरकार मुझे एक बात समझ नहीं आई कि जो 6th रैंक के स्टूडेंट्स हैं उन्हें एनालाइज करने का क्या मतलब है। यहाँ तक कि जो 5th रैंक के स्टूडेंट है वो भी इतने ज्यादा खास नहीं है, तो 6th रैंक के कैसे खास हो सकते हैं। हमारे लिए बेटर होगा कि 6th रैंक वालों को वैसे ही फेंक दो बाहर, वो भी स्टार्टिंग से। और ये फालतू की बात है, जब प्रोफेसर कर रहा होता है तो जो लेडी प्रोफेसर होती है वो उसकी ये बात सुन लेती है और उससे कहने लगती है कि हमारे डायरेक्टर्स ने हमें ऑर्डर दिया है कि जो बच्चों का जो रास्ता है उन्हें खुद चुनने का हक है और तुम उसमें दखलंदाजी नहीं कर सकते, और तुम उसकी बात से एग्री नहीं हो क्या। जब ये बात सुनता है ये प्रोफेसर तो उसके पसीने छूट जाते हैं और उस टेस्ट को वो स्टार्ट कर देते हैं। और तभी आसमान एक बॉक्स आकर गिरता है
कोरल लॉच के सामने। उसे देखकर वह कहने लगता है कि ये तो वेपन केस है और नोटिफिकेशन आता है कि 3 सेकंड के बाद यहाँ पर मॉन्स्टर आना चालू हो जाएंगे, तो मैं अपने दम पर उन मॉन्स्टर्स को हराना है। और कोरल लॉच ने ये सब तो पहले देख रखा है, तो वह बताने लगता है कि ये एक ऐसा टेस्ट है जहाँ पर तुम्हें एक ऐसी जगह पर भेज दिया जाता है जहाँ पर कुछ भी नहीं होता और तुम्हारे लेवल के अनुसार तुम्हें मॉन्स्टर से फाइट करने का मौका दिया जाता है। जैसा कि मैंने सोचा था, ये चीज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और तभी उसका काउंटडाउन स्टार्ट होने लगता है और वह अपना वेपन डिसाइड करने के लिए उसमें झांकने लगता है कि देखें क्या वेपन ले। और वह लेते समय बताने लगता है कि यहाँ पर जो 5th और 6th रैंक के स्टूडेंट है, उनमें से ज्यादा स्टूडेंट अभी तक ये नहीं सोच पाए कि आखिरकार कौन सा वेपन वे चुना फाइट करने के लिए, और जो भी उनके हाथों में जो भी कूल लगेगा वो उस वक्त ले लेंगे घबराहट के कारण। और वह वेपन मोस्टली स्वॉर्ड होती है और यही चीज मैंने अपने पास्ट लाइफ में भी की थी। और तभी वहाँ पर कुछ मॉन्स्टर समन हो जाते हैं और यह 5th रैंक के मॉन्स्टर्स हैं। और तभी कोरल लॉच उनसे कहने लगता है कि मुझे पता है कि जो स्वॉर्ड्स होती हैं वो वाकई में बहुत ज्यादा कूल होती हैं, लेकिन कहते हैं ना वह कहावत, जहाँ पर 100 डेज लगते हैं सीखने के लिए तुम स्पेयर, और ब्लेड को सीखने के लिए 1000 डेज और स्वॉर्ड को सीखने के लिए 10,000 डेज। तो सीधी सी बात कि जो मेरा आंसर रहेगा वो स्पेयर रहेगा और वो अपने स्पेयर को उन हाउंड्स पर यानी कि उन मॉन्स्टर पर शूट कर देता है, वो भी अपनी फुल फोर्स के साथ। और सीधे बस एक ही झटके में वो मॉन्स्टर वहीं पर मारा जाता है। और दूसरा मॉन्स्टर इसको देखने के बाद बहुत ज्यादा डर जाता है, जिसके कारण उसका मुंह फटा का फटा रह जाता है शॉक के मारे। तभी कोरल लॉच एक चुटकी बजाता है और उनसे कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन अब तुम मुझसे मेरे हाथों से नहीं बच सकते। और यहाँ पर उन मॉन्स्टर के पसीने छूट रहे होते हैं क्योंकि उसका जो वेपन है उनकी तरफ ऑलरेडी पहुंच चुका है और वे दोनों के दोनों वो वहीं पर तुरंत एक झटके में मारे जाते हैं। और तभी कोरल लॉच उससे कहने लगता है कि मुझे तुम्हें मारना होगा और तुम्हें मारने का मेरा जो एक्सपीरियंस है वो कुछ ज्यादा ही है, तो तुम मेरे सामने कुछ ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहने वाले। और उनके मारने के बाद उनके पास जाता है और अपने स्पेयर को वापस लेकर कहने लगता है कि चलो देखते हैं कितना समय लगा, 12 सेकंड। खैर मुझे काफी समय लग गया फिर भी। और बताने लगता है कि पास्ट लाइफ में जब मैंने पहली बार इस टेस्ट को देने की कोशिश की थी तो उस समय पर इन्हें मैं बिल्कुल भी मार नहीं पाया था और मैं फेल हो गया था, लेकिन इस बार की कहानी पूरी तरीके से डिफरेंट होगी। मैं इन मॉन्स्टर को तब तक मारता रहूंगा जब तक मेरी नेक्स्ट रैंक नहीं बढ़ जाती। और एकदम से कूल पोज मारते हुए कहने लगता है कि चलो स्टार्ट करते हैं अपने धमाके। और तभी 5 मिनट बाद वह पाता है कि वहाँ पर तो एक भी मॉन्स्टर समन नहीं हो रहा, जिसको देखने के बाद वो घबराने लगता है और सरप्राइज होता है और कहने लगता है भला मॉन्स्टर क्यों नहीं आ रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा बोर महसूस करने में लगा हुआ हूँ। क्या यहाँ का जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से टूट चुका है या फिर खराब हो चुका है। दूसरी तरफ वहाँ पर दिखाया जाता है बाकी के जो पार्टिसिपेंट्स वो उन मॉन्स्टर को मारने में नाकामयाब रहते हैं और वो प्रोफेसर जब ये सब देख रहा होता है तो वो बिल्कुल बहुत ज्यादा निराश हो जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार अगर ये एक मॉन्स्टर को भी नहीं मार सकते 5th रैंक के, तो ये कर भी कह सकते हैं फ्यूचर में। जब मैं छोटा हुआ करता था, जब पहली बार मैंने टेस्ट लिया था, तब मुझे मॉन्स्टर को मारने में 1 मिनट और 22 सेकंड का समय लगा करता था बस। यहाँ पर जो 5th रैंक के स्टूडेंट्स है उनकी ये हालत है तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि 6th रैंक के स्टूडेंट कुछ कर भी पा रहे होंगे। तभी उसकी नजर एक पार्टिसिपेंट्स पर जाती है जिसको देखकर वह सरप्राइज हो जाता है और वह और कोई नहीं बल्कि मैं 6th रैंक का कोरल लॉच होता है, जो कि वहाँ पर बैठकर उबासियां लेने में लगा हुआ है और किसी मॉन्स्टर से फाइट नहीं कर रहा। जिसको देखते हुए प्रोफेसर कहने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, क्या इसके लिए मॉन्स्टर समन नहीं हुए इसके यहाँ, लगता है कि ये कोई बग वगैरह होगा। और तभी वो 3 मॉन्स्टर को समन कर देता है कोरल लॉच की तरफ। इसे देखते हुए कोरल लॉच कहने लगता है आखिरकार नेक्स्ट रैंक के जो मॉन्स्टर है वो क्यों नहीं आ रहे, यही सेम टू सेम मॉन्स्टर वापस क्यों आ रहे हैं। और वह प्रोफेसर वापस से समन करने के बाद वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ जैसे ही उसने अपनी नजर हटाई, एक ही झटके में कोरल लॉच ने तीनों की तीनों मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। और तभी प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो कि किसी को देखकर कह रहा होता है क्या इसने सबसे पहले पास किया है अपनी रैंक को, और पास करने में इस बंदे को 7 मिनट 20 सेकंड लगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो 3rd रैंक के स्टूडेंट्स हैं मुझे नहीं लगता कि उन्हें ज्यादा समय लगेगा, उन्हें 2 से 3 मिनट लगेंगी। तो आखिरकार जो 5th और 6th रैंक के स्टूडेंट्स है वह क्या कर रहे हैं। और उसकी नजर वापस से कोरल लॉच पर जाती है तो उसको फिरते उबासियां पाते हुए देखता है तो कहने लगता है कि आखिरकार इस बंदे की परेशानी क्या है, इसको अभी भी मैंने मॉन्स्टर भेजे थे वो कहाँ गए, क्या जो सिस्टम है वो खराब हो चुका है या फिर जो मॉन्स्टर सामान है वो मेल फंक्शन हो गया। तभी वहाँ पर एक और प्रोफेसर आता है और दूसरे वाले प्रोफेसर से कहने लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि ये सिस्टम टूट चुका है या फिर खराब हो चुका है, क्योंकि अभी तक 20 सालों के एक्सपीरियंस पे आज तक ये जो सिस्टम है जो कि मैडम जोसेफिन के द्वारा बनाया गया है वो कभी खराब नहीं हुआ। तभी वो प्रोफेसर कहने लगता है कि जिस बंदे को पहले एलिमिनेट हो जाना चाहिए था वो बंदा इस तरीके से बैठा हुआ है वो भी खाली। इससे साफ साफ पता चलता है कि जो मॉन्स्टर है वो अभी तक समन नहीं हो रहे हैं इसके लिए। तभी वो प्रोफेसर दूसरे वाले प्रोफेसर से पूछने लगता है क्या तुमने अपनी आंखों से देखा कि मॉन्स्टर समन नहीं हो रहे। ये बात सुनने के बाद वो प्रोफेसर उससे कहने लगता है क्या यहाँ पर ऐसा कुछ देखने की जरूरत भी है। तभी जो बड़ा वाला प्रोफेसर होता है उससे कहने लगता है तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमने सच में नहीं देखा। ये बात सुनने के बाद वो घबराते हुए कहने लगता है भगवान मेरी बात मान भी लिया करो, मैंने तुमसे कहा था ना कि ये एक बग है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें खुद दिखा देता हूँ समन करके। और वो वापस से उन्हीं मॉन्स्टर को उसके लिए समन कर देता है। ये देखने के बाद कोरल लॉच की बैटरी बहुत ज्यादा सटक गई होती है क्योंकि वो परेशान हो चुका है एक ही
तरीके के मॉन्स्टर को मार मार कर और गालियां देते हुए कहने लगता है कि ये जो बास्टर्ड है वो अलग तरीके का मॉन्स्टर क्यों नहीं भेज रहे। ये ऐसी सिचुएशन तो है नहीं है कि तुम यहाँ पर किसी कुत्ते को ट्रेन कर रहे हो। भाई हम इंसान है, हम ट्रेन हो रहे हैं, कुत्तों को नहीं ट्रेन करो। और वो गुस्से में आकर 3 स्प्रे उठाता है और एक ही बार में तीनों के तीनों डॉग को खत्म कर देता है और वो वहीं पर एक ही झटके में मारे जाते हैं। और इसका जो पासिंग टाइम है वो 7.3 सेकंड। ये देखने के बाद दोनों को दोनों प्रोफेसर का मुंह फटा फटा रह जाता है और कह रहे होते हैं जी कैसे पॉसिबल हो सकता है कि इसने 7.3 सेकंड्स में क्लियर कर लिया इसे। और वो प्रोफेसर फार्मिक को बुलाते हुए कहने लगता है कि प्रोफेसर फार्मिक आप जरा इस स्टूडेंट को तो देखिए। तभी प्रोफेसर फार्मिक उससे कहने लगता है क्या हुआ। तभी वो प्रोफेसर फार्मिक से पूछने लगता है कि आप जो 3rd और 4th ग्रेड के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें वॉच करने में लगे हुए उसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिकॉर्ड टाइम कितना है। और तभी फार्मिक उसे बताने लगता है कि मैं जिसको वॉच करने में लगा हुआ हूँ उसमें एक बंदा है जिसका नाम जगैर है, उसने 3 मिनट 30 सेकंड में इसे क्लियर कर लिया था। लेकिन तुम मुझे बताओ ये तुम मुझसे पूछ क्यों रहे हो। तभी वो प्रोफेसर उससे कहने लगता है इसमें कुछ ज्यादा तो नहीं है, जरा इस स्टूडेंट को देखिए, इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये स्पेयर थ्रो करने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट है। इससे पता चलता है कि ये एक हंटर की फैमिली से आया होगा। तभी एक नए तरीके का मॉन्स्टर उसे भेज दिया जाता है, इसका नाम मीट बोर है और ये 4th रैंक का है। और कहने लगता है कि चलो देखते हैं कि आखिरकार तुम 4th रैंक के मॉन्स्टर को कैसे हराते हो। और तभी नेक्स्ट में वो देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि बिना परेशानी के उसने उस बोर को हरा दी, वो भी 3.7 सेकंड में। और वापस वहां पर एक नया मॉन्स्टर भेज दिया जाता है 3rd रैंक का आउल भी है और चिल्लाते हुए कहने लगता है कि अब देखते हैं कि तुम अब इसे कैसे हराओगे। लेकिन कोरेन लॉज उसको देखने के बाद भी बिल्कुल नहीं डरता और उसके साथ भी फाइट करना चालू कर देता है और अपने स्पेयर्स उसकी भी लंका लगा देता है और वो आउल बियर उसे हराने में नाकामयाब रहता है। लेकिन हमारा जो कोरेन लॉज है वो अपनी केनास टेक्निक का इस्तेमाल करता है और वहाँ पर र्यून्स लिखने लगता है जिससे कि फायर मैजिक एक्टिवेट हो जाता है और वो वहीं पर जलने लगता है। ये देखने के बाद वो प्रोफेसर शॉक हो जाते हैं और चिल्ला पड़ते हैं र्यून मैजिक, ये बंदा र्यून मैजिक इस्तेमाल कर रहा है। और ये बात सुनने के बाद फार्मिक बहुत ज्यादा शॉक होता है और उसको देखने के लिए उसकी तरफ सभी लोग बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ अंदर की फाइट दिखाई जाती है जहाँ पर कोरेन लॉज र्यून मैजिक का इस्तेमाल कर उस मॉन्स्टर को हराने में लगा है और कहने लगता है कि मेरा जो मैजिक है उसका इफेक्ट ज्यादा नहीं लगा, लेकिन अभी भी मेरे पास मौका है। और अपने स्पीयर से जंप मारकर उस पर अटैक करते हुए कहने लगता है कि अब अगर मेरे इस फायर मैजिक से तुम्हारा विजन डिस्टर्ब हो जाता है तो मुझे तुम्हें मारने में बहुत ज्यादा आसानी होगी और इतना ही मेरे लिए काफी है। जब प्रोफेसर उसको इस तरीके से फाइट करते हुए देखते हैं तो कहने लगते हैं कि ये बच्चा ये कोई आम 6th रैंक स्टूडेंट नहीं है, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा शर्मनाक वाली बात है हमारे लिए कि जो हमारा मॉन्स्टर टेस्ट है वो सिर्फ 3rd रैंक तक जाता है। ये तो वाकई में बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग वाली बात है। आखिरकार हमारे एकेडमी में एक ऐसा बंदा आ चुका है जो कि काफी ज्यादा मजेदार है। काफी समय बाद मैं इसको इविल स्पिरिट से फाइट करते हुए और देखना चाहता हूँ। और तभी दूसरा प्रोफेसर कहने लगता है कि अब इसके नेक्स्ट टेस्ट की बारी है, चलो चालू करते हैं इसके 5th रैंक की इविल स्पिरिट टेस्ट। और तभी वहाँ कुछ समन हो जाता है, लेकिन हमारा जो कोरेन लॉज है वो कुछ भी महसूस नहीं कर सकता। जैसा कि आपको याद होगा कि इसकी जो र्यून पावर है जो उसने अपनी बॉडी पर लिख रखी थी उसके अनुसार ये किसी भी इविल स्पिरिट या फिर गोस्ट वगैरह को नहीं देख सकता और देख नहीं सकता तो उसका इफेक्ट भी इस पर नहीं पड़ेगा। और उसको महसूस करते हुए कहने लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो समन जरूर हुआ था, लेकिन मैं उसे देख नहीं पा रहा क्योंकि मैंने रिस्ट्रेंट लगा रखा है अपने ऊपर। अगर ऐसी बात है तो सीधी सी बात है कि मैं इन इविल स्पिरिट पर और इस टेस्ट पर बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। चलो देखते हैं। जैसा कि मैंने सोचा था कि ये वैसा ही है और वो काउंट करने चालू कर देता है और इसी तरीके से 1 मिनट गुजर जाता है और खुश होते हुए कहने लगता है कि ये डेफिनेटली एक्टिवेट हो चुका है जैसा कि मैंने सोचा था। इविल स्पिरिट के अटैक मुझ पर बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे क्योंकि मैं उन्हें महसूस नहीं कर सकता ना ही देख सकता। अब जबकि मैंने ऑलरेडी कंफर्म कर लिया है जो मुझे करना था तो अपना हाथ उठाकर कहने लगता कि मैं इस टेस्ट पर गिव अप करता हूँ। और तभी हमें उसका टेस्ट रिजल्ट दिखाया जाता है। इविल स्पिरिट टेस्ट 5th रैंक गोस्ट विड्रॉ, 4th रैंक पे पहुंचा नहीं है इसलिए डिस्क्वालीफाई हो गया, 3rd पे भी डिस्क्वालीफाई हो गया। और मॉन्स्टर टेस्ट की बात करें तो उसने 5th रैंक पे 7.3 सेकंड का रिकॉर्ड बना लिया और 4th पर 3.7 का और 3rd पर 11 सेकंड का, और ये एक नया रिकॉर्ड है अभी तक का। और तभी प्रोफेसर के सामने आने के बाद कोरेन लॉज से कहने लगता है कि आपने काफी अच्छा काम किया। और जब प्रोफेसर इसको इतनी नजरों से देखने लगता है कि इसने विड्रॉ कर लिया तो उसका मुंह फटा रह जाता है शौक के मारे और मन में सोचते हुए कहने लगता है उसको देखते हुए कि आखिरकार इस बच्चे की परेशानी क्या है। दूसरी तरफ हमें हॉल में दिखाया जाता है यहाँ पर सारे के सारे स्टूडेंट एक जगह पर कलेक्ट हो रखे हैं। यहाँ पर सभी लोग अपने बारे में पूछ रहे होते हैं कि तुम्हें कौन सी रैंक मिली है और इनकी सारी की सारी बातें कोरेन लॉज सुनने में लगा हुआ है। यहाँ पर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपनी तारीफ के फूल बनवा रहा होता है दूसरे लोगों से कि आखिरकार इसने अच्छा स्कोर जो दिया है और इसी बंदे का नाम जगार है। और कोरेन लॉज उसके पास्ट के बारे में बताने लगता है कि इसकी पास्ट लाइफ में जब पहली बार जगार मुझे मिला था और पार्क को मिला था उसने इस स्टोरी की स्टार्टिंग में पार्क के साथ पंगे ले लिए थे। इसके कारण पार्क ने इसे उसी वक्त मार दिया था क्योंकि उसका दिमाग खराब हो गया था। मुझे पता है कि जगार बहुत ज्यादा एरोगेंट है और डिलीगेंट टाइप का हरकतें देता है किसी गुंडे की तरह, लेकिन इस जवानी उम्र में ये सब तो नॉर्मल बात है। खैर देखा जाए तो कितना ज्यादा लुनाटिक बंदा है ये। और तभी वहाँ पर 5th रैंक के जो स्टूडेंट होते हैं वो जा रहे होते हैं जिसको देखकर सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये तो काफी ज्यादा हार्ड होगा ना जानबूझकर हारना। और मजाक उड़ाते हैं उनका कहने लगते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें उन कुत्तों को मारने में भी इतनी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। तभी कोरेन लॉज इसके बारे में बताने लगता है कि ये चश्मुद्दीन है, उसका नाम लार्क है और मेरी पिछली लाइफ में इसने अपनी इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सिटी
उसको ठीक नहीं कर पाया और उसी समय के दौरान उसी के कारण इसने मुझे और पार्क पर फालतू के इल्जाम लगाना चालू कर दिया और उसी की वजह से इसकी किस्मत का भी तभी डिसाइड कर लिया था और उसी वक्त ये भी जिगर के साथ ही मारा गया। तभी वहाँ पर कोई प्रोफेसर आता है खासते और सभी को अपनी तरफ अटेंशन लेता है सभी की और बताता है कि मैं यहाँ का डायरेक्टर हूँ इस एकेडमी का, मेरा नाम इरियू केजर है और अपनी स्पीच देते हुए कहने लगता है कि तुम पावरफुल बनने के लिए हमारी इस एकेडमी में तुम सभी ने एडमिशन लिया है। मुझे पता है कि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट काफी ज्यादा पावरफुल होंगे और ऑलरेडी काफी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि पावरफुल नहीं है। मैं इस बात की गारंटी तो नहीं दे सकता कि अंत में तुम्हें जो चाहती हो वो तुम्हें मिल जाए, लेकिन इतनी दुआ तो कर ही सकता कि तुम्हारी जिंदगी अच्छी तरीके से गुजरे। हम लोग यहाँ पर सिर्फ तुम्हारी मदद करने के लिए मौजूद है ताकि तुम भविष्य में अपना सही रास्ता चुनो और तुम्हारे सेकंड ईयर के स्टार्टिंग से ये तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी कि तुम्हें क्या करना है। मैं यही कहना चाहूँ और अब चलते हैं। तभी इस तरीके से उसकी स्पीच वहीं पर खत्म हो जाती है। तभी दूसरी तरफ हमें जगार को दिखाया जाता है जो कि अपनी तारीफ करते हुए कह रहा होता है कि आज से और अभी से मैं 3rd रैंक का जगार हूँ। और तभी उसकी नजर लार्क पर जाती है जो कि एक कोने में बैठकर अपनी बुक्स को पढ़ने में लगा और उसकी तरफ जाकर उसे बुली करने की कोशिश करने लगता है, जिसको देखकर लार्क बहुत ज्यादा घबरा जाता है और जगार उसकी रैंक पूछता है कि तुम्हारी रैंक क्या है और लार्क उसे बताने लगता है कि मेरी रैंक 5th है। तभी जगार उसका मजाक उड़ाते हुए उससे कहने लगता है कि तुमने एक 5th रैंक के गोश्त को भी मॉन्स्टर को भी नहीं मार पाया, तुम तो एकदम एक नंबर के पथेटिक हो। और जोर जोर से हंसने लगता है और सारी की सारी घटनाओं को कोरिनलॉज दूर से देखने में लगा हुआ है और देखने के बाद उस जगर के पास जाता है और गले में हाथ डालते हुए उससे कहने लगता है कि तुम कैसे हो गाइस। जिसको देखकर जगर उससे पूछने लगता है कि तुम कौन हो भाई। और तभी कोरिनलॉज उसके टैटू जो बने हुए होते हैं जगर के पीठ पर और उसके शरीर पर उसका तारीफ करते हुए उससे कहने लगता है कि तुम्हारे टैटूज तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग है, जिसने भी उसे बनाया है वो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे आर्टिस्ट रहे होंगे। ये काफी ज्यादा क्लीन और बहुत ज्यादा अच्छे। जो तुम्हारे बैक पर टैटू बना हुआ है वो तुम्हारे ब्लड टाइप को बताता है ना, ताकि अगर तुम्हारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो जल्द से जल्द किया जा सके, लोगों को पता चल जाएगा। तुम तो वाकई में पहले से तैयारी करके बैठे हो सब चीज की। ये बात सुनने के बाद जो जगह है वो काफी खुश हो जाता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें तो वाकई में बहुत कुछ पता है टैटूज के बारे में। तो मैं सच सच बताऊं तो ये टैटूज मेरी मॉम ने बनाए हैं। आखिरकार मेरी जो मॉम है वो एक टैटू आर्टिस्ट है और इसी तरीके के लाइन वर्क में काम करती है। और जबकि मैंने उनसे बोला था टैटू बनाने के लिए तो उन्होंने मेरे मिडिल स्कूल में ही मेरे ये टैटू बना दिए थे। और तभी कोरिनलॉज उससे पूछने लगता है कि तुम्हारे टैटूज तो वाकई में बहुत ज्यादा औसम है और तुम भी बहुत ज्यादा औसम हो, क्या तुम बता सकते हो कि इसके अलावा कहीं और पर भी टैटूज हैं क्या। और कोरिनलॉज हमें बताता है और कहने लगता है मन में सोचते हुए कि मुझे सब कुछ इसके बारे में पहले से ही पता हुआ। कैसे? मैं आप सभी को बताता हूँ कि मेरी पास्ट लाइफ में जब जगार पूरी तरीके से मिसिंग हो गया तो उसकी जो मॉम थी उसे ढूंढते ढूंढते एकेडमी में आई थी और कह रही थी कि उसके बॉडी पर जो टैटूज बने हुए हैं वो बस दिखावे के लिए नहीं थे, बल्कि मैं इसलिए बनाए थे क्योंकि वो अपने बेटे को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित थी जो कि गार्डियन एकेडमी में एंटर हुआ है। एक पेरेंट का हार्ट वाकई में बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। तभी जगार अपने टैटूज की तारीफ करते हुए उससे कहने लगता है कि जरा मेरे इस हैंड पर देखो, मेरे डोले शोले आलू की जगह पर भी एक कैरेट बनी हुई है जो कि इस एकेडमी को शो करती है, मेरकबा एकेडमी को। ये जानने के बाद कोरिनलॉज कहने लगता है कि ये तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग चीज है, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा कूल हो। और जगार को अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हुए उससे कहने लगता है कि मेरा नाम कोरिनलॉज है। तभी कोरिनलॉज इन दोनों की जो कन्वर्सेशन है उसमें एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराने के बाद वो चश्मुद्दीन से पूछने लगते हैं कि तुम्हारा क्या नाम है। तभी वो चश्मुद्दीन अपना नाम लार्क बताता है और इसी तरीके से तीनों के तीनों एक ग्रुप में बंध जाते हैं और हंसी मजाक करने लगते हैं और बिना परेशानी के इस सिचुएशन को टाल सकता है। दूसरी तरफ से हमें किसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि उस सिचुएशन को और कोरिनलॉज को घूरने में लगी हुई है, देखने में लगी हुई पीछे से। और ये और कोई नहीं बल्कि मैं अलीशा होती है। उसको देखते हुए काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और कह रही होती है कि तुमने एक ऐसे बंदे की जान बचा ली, ऐसा अपने कलीग को बचा लिया किसी के द्वारा बुली होते हुए, वो भी इतनी आसानी से। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं उन्हें क्लोज फ्रेंड भी बना दिया। तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। इसको देखकर तो लगता है कि ये वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा बंदा है। और तभी लार्क मन में सोचते हुए कहने लगता है कि और इसी तरीके से मैंने लार्क जो कोरिनलॉज है वो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि इसी तरीके से मैंने लार्क पर अपना पहला फर्स्ट इंप्रेशन लगा दिया है, क्योंकि जो लार्क की एबिलिटी है वो मेमोराइज है। एक बार उसे जो भी चीज देख ले सुन ले वो कभी भूलता नहीं है और मुझे ये मिल चुका है। दूसरे शब्द में कहो तो मेरी फ्री की स्किल बुक। और इसकी जो डेविल वाली स्माइल होती है वो वाकई में बहुत ज्यादा डरावनी लग रही होती है दूर से देखो तो। लेकिन दूसरी तरफ इस तरीके से हंसते हुए जब अलीशा उसे देख रही होती है तो वो काफी ज्यादा उसका चेहरा टमाटर तरह लाल पड़ा हुआ होता है और कह रही होती है अपने आप से ही कि इसकी जो स्माइल है वो भी देखो कितनी ज्यादा प्रिटी लग रही है। आखिरकार ये बंदा किस तरीके का बंदा होगा भाई साहब, इसकी स्माइल किस एंगल से प्रिटी लग रही है भाई तुझे। इसे देखकर तो मुझे ललॉर्ड की याद आ गई भाई, कितने दिन हो गए ना ललॉर्ड को देखे हुए। नेक्स्ट सीन में बताया जाता है कि मेरकबा एकेडमी की ज्यादातर जो फैसिलिटीज है वो फ्री ऑफ चार्ज प्रोवाइड करवाई जाती है सभी स्टूडेंट्स को। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि में वहाँ का जो कैफेटेरिया है वो भी उनके लिए काफी ज्यादा सस्ता है बाहर के मुकाबले में। और डॉम के बिल्कुल भी चार्जेस नहीं लगते रहने के। और उन सभी फैसिलिटी में से सबसे ज्यादा रिकमेंडेड जो फैसिलिटी है वो ट्रेनिंग ग्राउंड। और उस चीज का जो रीजन है वो सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर तुम ट्रेनिंग रूम का इस्तेमाल करती हो तो तुम्हारे लिए जो चीज इम्पॉसिबल है उसे भी पॉसिबल करा जा सकता है। और इसी तरीके से हमें
कोरिलोच को फाइट करते हुए दिखाया जाता है किसी चीज से, और मन में सोचते हुए हमें कहने लगता है कि ट्रेनिंग रूम का ये भी फायदा है कि तुम किसी भी स्पिरिट बीस्ट से फाइट कर सकते हो, जैसे कि इस समय पर मैं करने में लगा हुआ हूँ, और मैं उन स्पिरिट बीस्ट को देख नहीं सकता। और जब बाकी के लोग इसको इस तरीके से प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं तो कहने लगते हैं, ओए जरा इस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को देखो ये किस तरीके से स्पिरिट के साथ प्रैक्टिस करने में लगा हुआ है। यूजुअली देखा जाए तो जो सेकंड ईयर की स्टूडेंट है वही सिर्फ स्पिरिट बॉडी के साथ प्रैक्टिस करते हैं। मुझे लगता है कि ये बंदा कहीं ना कहीं से कई सारे रूमर्स सुने होंगे और तभी उसके बाद यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए आया है। तभी दूसरा बंदा उसकी ये बात सुनते हुए कहने लगता है कि सेकंड ईयर में ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक एक भी स्पिरिट बॉडी को नहीं पकड़ा है, यहाँ तक कि जो विंड टाइप के होते हैं वह भी नहीं। और मारिटे उसकी फाइट को और उनकी बातों को सुनने में लगी हुई होती है। तभी कोरिलोच की आंखों में एक अटैक जाकर पड़ता है उसके सर पर, और इस तरीके से जब बाकी के लोग देखते हैं तो उससे कहने लगते हैं यही होता है जब इस तरीके से तुम फर्स्ट ईयर के लोग स्पिरिट बॉडी को चैलेंज करेंगे। तो दूसरी तरफ हमें कोरिलोच को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा थक चुका होता है और स्पिरिट बॉडी से हार गया होता है और कह रहा होता है क्या ये अभी भी मेरे लिए बहुत ज्यादा चीज है, क्या मैं अभी भी इसको क्लियर नहीं कर पाऊंगा। दूसरी तरफ उसका जो प्रोफेसर है वो उसकी तरफ आता है और उससे पूछने लगता है तो तुम हो फ्रेशमैन यहाँ के, और वो इंस्ट्रक्टर को पहले तो हेलो कहता है। तभी जो इंस्ट्रक्टर जो प्रोफेसर होता है वो उससे पूछने लगता है तुम पहले मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम स्पिरिट बॉडीज के साथ प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो। तभी कोरिलोच उससे कहने लगता है कि मैं अपनी स्पेयर टेक्निक्स का अपनी स्पेयर स्किल को बेहतर बनाने के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तभी प्रोफेसर उससे पूछने लगता है क्या तुम इस बात को लेकर कॉन्फिडेंस में कि तुम ऐसा कर सकते हो। तभी कोरिलोच उससे कहने लगता है कि हाँ मैं ऐसा करूंगा जरूर, और मन में सोचते हुए काफी ज्यादा घबराते हुए कहने लगता है कि आखिरकार ये बुड्ढा मुझे इतना ज्यादा अप्रोच क्यों करने में लगा हुआ है, क्या एंट्रेंस एग्जाम के दौरान मैंने कुछ गलत वलत कर दिया। और वो प्रोफेसर उसको बस घूरे जा रहा है और स्माइल मारते हुए अचानक से कहने लगता है कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे बच्चे हो और इसी वजह से मैं तुम्हें 10 मील टिकट देता हूँ। अगर तुम अपनी स्पेयर टेक्निक में पूरी तरीके से सक्सेस हो जाते हो तो तुम मुझे ढूंढते हुए जरूर आना, मैं तुम्हारी और ज्यादा तारीफ करूंगा। और तभी कोरिलोच मन में सोचते हुए घबराते हुए कहने लगता है कि ये तो मुझे बहुत ज्यादा डर लग गया था, मुझे लगा कि ये मेरे साथ कुछ करने वाला है। ये एक ऐसा बंदा है जो कि अपने अफेक्शन को फूड के द्वारा शो करता है। खैर इसमें बुरा भी नहीं है मेरे लिए, चलो फिर से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ मारिटे उसकी फाइट को देखने में लगी हुई है और इतनी सिचुएशन को देखती है तो वो टोटली कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर ये बंदा चाहता क्या है। दूसरी तरफ कोरिलोच अपनी प्रैक्टिस में वापस से लग जाता है और उस स्पिरिट बॉडी के साथ फाइट करने लगता है, और फाइट के दौरान वो इस स्पिरिट बॉडी को नहीं हरा पाता। तभी स्पिरिट बॉडी का एक अटैक उसके लगता है जिससे कारण वो जमीन पर जाकर गिरता है जोर से और काफी ज्यादा थक चुका होता है इस वक्त। तभी एक कपड़ा उसके मुंह पर आकर गिरता है और वो और कोई नहीं बल्कि मारिटे होती है जो कि उससे कहने लगती है कि जूनियर क्या तुम ठीक हो, और उसके लिए एक पानी का गिलास लेकर आई हुई होती है। तभी कोरिलोच उससे कहने लगता है कि मैं अभी भी बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। तभी मारिटे अपनी वाटर टेक्निक का इस्तेमाल करती है और उस गिलास को पानी से भर देती है और उससे कहने लगती है कि तुम और ज्यादा आराम कर सकते हो क्योंकि तुमने ऑलरेडी बहुत ज्यादा वर्क हार्ड कर दिया है, हमें हार्ड वर्क किया है, तो तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। और मुझे इस बात पर भरोसा है कि तुम एक ना एक दिन इस टेक्निक को अच्छी तरीके से सीख पाओगे, बस तुम्हें नेक्स्ट बार ट्राई करते रहना चाहिए, रुकना नहीं है चाहे कुछ भी करके। ये बात सुनने के बाद कोरिलोच थोड़ा सरप्राइज होता है और मन में सोचते कहने लगता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे पास नेक्स्ट टाइम के लिए समय नहीं है, और अपने हाथों उसके गिलास को लेने लगता है और कहने लगता है मन में सोचते हुए कि 3 साल पहले शायद मेरे पास मौका था और समय था क्योंकि उस वक्त पार्क सीयू मेरे साथ मौजूद था, उसके पास सिस्टम विंडो थी जिसका इस्तेमाल कर वो और भी ज्यादा पावरफुल बन रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं उस सिस्टम विंडो का इस्तेमाल कर हमारे पास अनलिमिटेड पोशन था और स्किल बुक्स भी। लेकिन अभी की ये सिचुएशन है उसमें पार्क सीयू इस वक्त मौजूद नहीं है, वो मारा जा चुका है क्योंकि मैंने खुद अपने हाथों से उसे मारा है, तो चाहे कुछ भी हो जाए अब मुझे अपने हाथों से सब कुछ करना पड़ेगा। और तभी मैं मारिटे का शुक्रिया कहने लगता है और उससे कहने लगता है कि तुम इस बात को लेकर मैं श्योर हो चुका हूँ कि तुम बाद में भी गिव अप कर सकते हो, तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं अभी तो गिव अप नहीं करने वाला और मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल बनना होगा। और सबसे पहले तो मुझे अपनी इस बॉडी की लिमिट्स का पता लगाना होगा कि आखिरकार मेरी बॉडी कहाँ तक इस अटैक को और इतनी ज्यादा थकान को झेल सकता है। मुझे पता है कि मैं अपनी बॉडी के लिए कुछ ज्यादा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये इस बात का भी टेस्ट करना है कि जो मेरी पास्ट लाइफ की एबिलिटीज थी मैं उन्हें कितनी देर तक और किस तरीके से कौन कौन सी इस्तेमाल कर सकता हूँ इस वक्त। और तभी एक एक कर सारे के सारे स्पीयर टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है और अपने स्पीयर के थ्रो कर देता है। और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ना तो मेरे पास कोई पावरफुल बॉडी थी और ना ही मेरे पास किसी प्रकार का कोई मैजिक और ना मैं ऑरा इस्तेमाल कर सकता। और बात करें पार्क सीओ की इंफॉर्मेशन और फ्यूचर की इंफॉर्मेशन के बारे में तो वो मेरे लिए यूजलेस हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर कई सारे ऐसे मॉन्स्टर्स हैं और जीनियसेस हैं जिन्हें मैं पीछे नहीं छोड़ सकता। लेकिन अगर मुझे उन्हें पीछे छोड़ने की कोशिश भी करनी है या फिर उनके बराबर तक भी पहुंचना तो मुझे उन लोगों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और यही एक ऐसी चीज है जो कि मेरे पास इस वक्त मौजूद है। और मैंने पास्ट लाइफ में जो 3 साल तक इतनी ज्यादा कठिन परेशानियों का सामना किया था और इतनी ज्यादा प्रैक्टिस की थी, मुझे लगता है कि जो मेरी प्रैक्टिस है वो बर्बाद नहीं गई होगी। और वापस से अपनी लास्ट सबसे ज्यादा पावरफुल स्पीयर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस स्पीयर को डायरेक्टली उस स्पिरिट बॉडी में थ्रो कर देता है, जिसके कारण उस स्पिरिट बॉडी को मूव करने का मौका भी नहीं मिलता और वहीं पर तबाह हो जाती है वो स्पिरिट बॉडी। और जब मारिटे उसको देखती है तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज होती है, मन में सोचती है कहने लगती है कि इसने अभी अभी एक स्पिरिट बॉडी को अपने स्पीयर से तबाह कर दिया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। जब पता चलता है कि उसने अपने स्पीयर को क्यों थ्रो किया तो इस बात को वो लेकर कंफ्यूज हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जब वह देखती है कि ऐसा नहीं कि उसने थ्रो कर दिया, इसने बस अपने स्पीयर को शूट किया है
ताकि वो अपने स्पीयर को दोबारा से पकड़ सके जंप करके। और जंप करने के बाद वो उसके पीछे आ जाता है स्पिरिट बॉडी के, और अपनी स्पीयर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस स्पीयर बॉडी को पीछे से तबाह कर देता है। तभी वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि वो स्पिरिट बॉडी मर चुकी है। और इतना ज्यादा विंड प्रेशर वहाँ पर जनरेट होता है कि मारिटे भी सरप्राइज हो जाती है। और सरप्राइज होते हुए मन में सोचते कहने लगते कि मैं इस बंदे को या फिर स्ट्रॉन्ग कहूँ या फिर आउटस्टैंडिंग कहूँ, ये शब्द इसके लिए बने ही नहीं है, क्योंकि ये शब्द इसे सूट ही नहीं करते। ये बंदा इन सबसे ज्यादा पावरफुल है, और मारिटे की जुबान पर सिर्फ और सिर्फ हॉनेस्ट वर्ड ही बने रहे। और इतने ज्यादा ब्यूटीफुल टेक्निक को देखने के बाद उसमें पूरी तरीके से खो जाती है। और जब इस तरीके से कोरल लॉज को अटैक करते हुए देखती है तो वह और भी ज्यादा उसको देखती रह जाती है और कहने लगती है कि ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा औसम है। और इतनी औसमियत उसकी वहीं पर निकल जाती है, और जब हवा में होता है तो बेहोश होकर सीधा जाकर जमीन पर गिरता है, कोई भी उड़ नहीं सकता ना। इसको देखकर मारिटे घबरा जाती है और उससे पूछने लगते हैं क्या तुम ठीक हो, हे जूनियर क्या तुम ठीक हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि कोरल लॉज की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई होती है कि वो अपनी बॉडी को मूव भी नहीं कर सकता। और तभी कोरल लॉज मन में सोचता है, कहने लगता है कि इसका मतलब ये हुआ कि मैंने कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर लिया है अपनी बॉडी का, लेकिन कम से कम इस बॉडी के इस्तेमाल करके इस बॉडी के साथ मैंने टेस्ट करके देख लिया है ऑलरेडी। और तभी नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो मारिटे होती है वो बार बार जूनियर जूनियर कहकर कोरल लॉज को बुलाने में लगी हुई होती है। और सिर्फ एक को नहीं बल्कि सभी को जूनियर से कहकर बुलाती है, क्योंकि नाम तो पता नहीं है इसको। और कहने लगती है कि आज मैं सभी के सभी फैसिलिटीज को आपको इंट्रोड्यूस करूंगी, और बताती है कि ये जगह है वो हमारे स्कूल की पहचान है, आन बान शान है। और दूसरी तरफ हमारे कोरल लॉज को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर उस स्वीट पोटैटो को खाने में लगा हुआ है। और मन में सोचते कहने लगता है कि अगर मुझे प्रॉपर्ली किसी से फाइट करनी है तो सबसे पहले मुझे अपनी बॉडी को अच्छी तरीके से ट्रेन करना होगा और अपनी फिजिकल कैपेबिलिटीज को बढ़ाना होगा पार्क सीईओ की बिना एक्सिलरी के इस्तेमाल कर। और इसके सिर्फ एक ही तरीका है मेरे पास कि मैं कमांडमेंट्स का इस्तेमाल करूं, और जो मेरी कमांडमेंट थी उसके अनुसार मैं दूसरे के मिसफॉर्चून पर नजरअंदाज नहीं कर सकता उन्हें। और उसकी नजर लार्क पर जाती है और उसके पास जाकर उससे कहने लगता है, फ्रेंड तुम कैसे हो, क्या तुम मेरे साथ कुछ खाना चाहोगे। और उसके बाद हम ग्रिमरोज के बारे में भी बात कर सकते हैं। और जिसको सुनने के बाद वो सरप्राइज हो जाता है। और तभी हमें ग्रिमोर के बारे में बताया जाता है कि सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये एक स्किल बुक है, ये एक इतनी ज्यादा पावरफुल टूल है, मैजिक टूल, जिसका इस्तेमाल कर तुम एक पर्टिकुलर पावरफुल स्किल का इस्तेमाल कर सकते हो, और एक आर्टिफैक्ट भी कह सकते हैं इसे हम। और बताता है कि मरकबा की जो लाइब्रेरी है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी है, बिल्कुल किसी एकेडमी की तरह, जिसमें हर समय की नॉलेज तुम्हें यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर हर चीज की नॉलेज को इकट्ठा किया जाता है फ्यूचर जनरेशन के लिए। लेकिन ये सारी की सारी बस बकवास थी। इस जगह को इसलिए बनाया गया था ताकि वह ग्रिमरोज के छुपा कर रख सके। और कोरल लॉज लार्क को बताने लगता है कि अगर तुम ऐसी चीज को छुपाना चाहते हो तो तुम्हारे लिए यही बेटर होगा कि उसको उसी के अड्डे में जाकर छुपाओ। जैसे कि अगर तुम किसी ट्री को छुपाना चाहते हो तो जंगल में छुपाना ही सबसे ज्यादा बेस्ट आइडिया है। ये बात सुनने के बाद लार्क उससे कहने लगता है कि अच्छा ठीक है मैं समझ गया, तुम बस मुझसे अपना प्रॉमिस निभाना, तोड़ना मत। तभी कोरल लॉज उससे कहने लगता है जब तक तुम उस कंडीशन को पूरी तरीके से फुलफिल कर लोगे तो उस बुक में ग्रोमरी में जो भी ट्रेड्स लिखे हुए हैं तुम उनका इस्तेमाल कर सकते हो। और मन में सोचता कहने लगता है कि जो लार्क है वो वाकई में हार्ड वर्कर है और इसकी इंटेलिजेंस वाकई में बहुत ज्यादा, हम इसे एक मॉडल स्टूडेंट भी कह सकते हैं। इसने ज्यादा तरह के हर तरीके की जो मैजिक स्पेल्स है उन्हें याद कर रखा है अपने दिमाग में, और अपनी स्पेल बुक में सारे के सारे मैजिक लिख लिए हैं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिरकार इसके पास कितने ज्यादा मैजिक स्पेल्स है, क्योंकि इसके लिए उन्हें इनका इस्तेमाल करना इतना ज्यादा आसान नहीं है। अगर किसी मैजिशियन का लेवल और माना लो तो वो उन स्पेल का इस्तेमाल करने के बाद अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। लेकिन अगर ऐसा ही उनके हाथ में एक ग्रोमरी लग जाए तो बात अलग। और तभी वो कई सारी बुक्स को नीचे फेंकना चालू कर देता है, और जब इस तरीके से लार्क उसे बुक फेंकते हुए देखता है तो कहने लगता है कि तुम यहाँ पर इस तरीके से चीजों को फेंकना बंद करो। और तभी इतनी ज्यादा बुक्स को फेंकने के बाद वहाँ पर एक सीक्रेट रास्ता खुल जाता है, जिसको देखने के बाद लार्क का मुंह फटा रह जाता है और कहने लगता है कि यह तो एक हिडन डोर है, लेकिन आखिरकार तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। लेकिन वो उसको बातों पर इग्नोर कर देता है और वो अंदर जाने लगता है बिना कुछ कहे। तभी लार्क पीछे से कहने लगता है कि तुम मेरा इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। और इसी तरीके से वो छोटे से रास्ते से अंदर जाने लगते हैं। और इस वक्त लार्क काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। दूसरी तरफ कोरल लॉज को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो आगे जाकर रुक जाता है और लार्क को बुलाता और उससे कहने लगता है कि अब समय आ चुका है कि तुम अपने वादे को निभाओ और हम अपना बेस्ट देते हैं। और तभी वो हैंडशेक कर लेते हैं। तभी लार्क उससे कहने लगता है कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है ताकि तुम इविल स्पिरिट को दूर भगा सको, लेकिन मुझे ये बताओ आखिरकार मुझे करना क्या है। तभी इतना जो पूछने वाला ही होता है तभी कोरल लॉज उसके ऊपर एक जोरदार पंच मार देता है। और भाई इस वक्त जो कोरल लॉज का चेहरा होता है वो लॉर्ड की याद दिलाता है मुझे, और एकदम डेविल जैसी स्माइल मारते हुए कहने लगता है क्यों ना अब हम अपना ये जो टेस्ट है इसे चालू किया जाए। और कोरल लॉज वहीं पर बेहोश हो जाता है, वो भी एक पंच में। और जब लार्क पूरी तरीके से बेहोश हो जाता है तभी हमें कोरल लॉज को दिखाया जाता है जो कि मन में सोचते हुए कहने में लगाता है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि मैं लार्क की मदद कर सकूं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं यहाँ पर जो स्पेशल क्वेस्ट है उसे भी कंप्लीट कर पाऊँ, और यहाँ की जो इविल स्पिरिट अगर मैं उसे पकड़ लेता हूँ तो मुझे जो हिडन पीस है वो भी मिल जाएगा। लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा बड़ी बात ये है कि यहाँ पर एक परेशानी है
कि सेवेंसिया डूक की जो आत्मा है वो यहाँ पर मौजूद है और इस क्वेस्ट को इसलिए बनाया गया था क्योंकि ये करना ही, इसे क्रॉस करना ही एक इम्पॉसिबल के बराबर है। आखिरकार मैं किस तरीके से एक इस इविल स्पिरिट को पकड़ूं जो कि कोई नॉर्मल इविल स्पिरिट नहीं है। और तभी जो ड्यूक होता है वो अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल कर उस पर अटैक करने की कोशिश करने लगता है और उसके सारे के सारे मैजिक से बनी हुई बॉल्स कोरेलॉज की तरफ बढ़ने लगती हैं। तभी कोरेलॉज मन में सोचता है, कहने लगता है कि यह एक डूक है जो कि 800 साल पहले मौजूद था और ये काफी ज्यादा पावरफुल बंदा है, लेकिन इसका जो अटैक है, ज्यादातर जो प्लेयर थे इसका अटैक खाने के बाद तुरंत मर जाते थे क्वेस्ट स्टार्ट होने से पहले। लेकिन मेरी बात अलग, मैं नहीं मरता क्योंकि ये अगर स्पिरिट्स को देख ही नहीं सकता तो भला स्पिरिट्स का अटैक इस पर काम कैसे करेगा। और कई सारे अटैक उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं लेकिन एक भी अटैक काम नहीं कर रहा होता। हाँ, उसमें दूसरी बात भी ये है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात ये है कि मैं भी उसके अटैक को या फिर उसको देख नहीं सकता। और तभी वो सेवेंसिया डूक कहकर उसके नाम से उसे पुकारता है। वो स्पिरिट उसकी आवाज सुनती है और काफी ज्यादा घबराने लगती है। तभी कोरेलॉज उसे कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं आपको देख नहीं सकता। क्या आप इस बच्चे की बॉडी में घुसना पसंद करोगे ताकि हम आपस में बैठकर बातें कर सकें। और वह ड्यूक पीछे खड़ा होकर बस उसे देख रहा होता है और तभी इस वर्ल्ड के बारे में बताने लगता है और कहता है कि इस वर्ल्ड में फैक्टर्स मौजूद है और ये एक एलिमेंट है। वह एलिमेंट नॉर्मल ह्यूमंस को पूरी तरीके से बदल देता है, किसी डेमी ह्यूमन में या फिर वेम्पायर में या फिर वेयरवुल्फ वगैरह। और एक दिन की बात, ये बहुत ज्यादा पुरानी कहानी है। उस समय जो सेवेंसिया के डूक थे उनकी जो पावर है वेम्पायर के रूप में वो जाग उठी और उसके बाद उन्होंने अपने ही सर्वेंट को मार दिया। भले ही उन्होंने अपने इंस्टिंक्ट को कंट्रोल करने के लिए काफी ज्यादा तरीके अपनाए लेकिन उन्हें कंट्रोल करने में नाकामयाब रहे और उन्हें अंत में आकर इस बात का डर था कि कहीं वो अपने ही फैमिली को चोट ना पहुंचा दे और अपनी वाइफ और अपनी डॉटर को बचाने के लिए और अपनी पूरे के पूरे फैमिली मेंबर्स को उस मेंशन से बाहर निकाल दी और ताकि उसके बाद अगर वो इधर उधर जाकर किसी को चोट ना पहुंचाए, इसलिए उन्होंने अपने आप को एक बुक में सील कर दिया। उसे हम ग्रिमोर कहते हैं जो कि इस वक्त इस लाइब्रेरी में मौजूद है। और तभी जो डूक है वो लार्क की बॉडी को पजेस करने लगता है और पजेस करने के बाद वो बिल्कुल भी दया नहीं दिखाता और कोरेलॉज पर डायरेक्टली अटैक करने के लिए कूद पड़ता है। तभी कोरेलॉज उसको देखते हुए कहने लगता है कि तुमने अभी अभी इस बॉडी को पजेस किया है और तुम डायरेक्टली मुझ पर अटैक करने बैठे हो। क्या ये सब इसलिए करने में लगा हुआ है? इसकी बॉडी को एक वेम्पायर ने पजेस कर लिया है, इसी कारण से ये अपनी बॉडी को कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगा। और सबसे पहली बात यह है कि मैंने लार्क को क्यों चूज किया इस मिशन के लिए, वह इसलिए है क्योंकि अगर लार्क को इस वेम्पायर डूक के द्वारा पजेस कर भी लिया जाता है तो उसकी जो फिजिकल पावर्स हैं वो मैक्स तक इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि ये हमारे इस एकेडमी का मॉडल स्टूडेंट लार्क है जो कि सिर्फ पढ़ाई में घुसा रहता है। और इस गेम के अंदर लार्क की जो फिजिकल एबिलिटीज है वो सबसे ज्यादा कम है। मुझे लार्क के लिए वाकई में बहुत ज्यादा बुरा तो लग रहा है, लेकिन अगर मुझे इस क्वेस्ट को कंप्लीट करना है तो मेरे पास इसके अलावा कोई और दूसरा आइडिया था भी नहीं। ओके, अब जबकि मैंने इसे पकड़ लिया है और अगर मैं यहाँ पर इसे यहीं पर मार देता हूँ तो मेरी जो क्वेस्ट है वो कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाद मुझे हाईएस्ट ग्रेड के आइटम भी मिल जाएंगे रिवॉर्ड के तौर पर, जैसे कि ड्यूक की कैप, वेम्पायर का आर्मर। यह वे आइटम थे जिन्हें पार्क सीईओ इस्तेमाल किया करता था और इन आइटम्स में फ्यूचर में जो घटनाएं घटने वाली हैं उनमें पार्क सीईओ को बहुत ज्यादा मदद मिली उन मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए। और मैं उस बंदे से डिफरेंट हूँ। और तभी वो उससे कहने लगता है ड्यूक से, क्या तुम इस बात को लेकर क्यूरियस हो कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं मारा अभी तक? और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम इस बात के लिए क्यूरियस हो कि तुम्हारी डॉटर और तुम्हारी वाइफ के बारे में क्या हुआ तुम्हारे जाने के, तुमसे दूर होने के बाद उनका, और तुम्हारी जो डॉटर है सिसिलिया डूक, उन्होंने अभी तक किस तरीके की जिंदगी जी अपनी तुम्हारे उस बुक्स में सील होने के बाद। और तभी वो बताने लगता है कि किस तरीके से डूक को उसने कई सारी स्टोरीज बताई कि किस तरीके से उसकी वाइफ और उसकी डॉटर इस कासल को छोड़ने के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी जी और किस तरीके से इसकी जो डॉटर थी उसने अपने एडवेंचर्स किए और किस तरीके से उसने पूरी की पूरी दुनिया में ट्रेवल किया। जो मेरी पास्ट लाइफ में पार्क ने जो मेथड का इस्तेमाल किया था इस क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए वो मुझे कभी पसंद आई ही नहीं थी, लेकिन एज अ कोरेन जिसके पास खुद की इस वर्ल्ड में एक फैमिली है और मैं इस वर्ल्ड को बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मेरे सोचने के तरीका पूरी तरीके से अलग है। और तभी ड्यूक से कहने लगता है, क्या तुम्हें इसके बारे में कैसा लगता है कि जो मेरा रेस्पॉन्स था वो तुम्हारे लिए सेटिस्फाइंग है? और तभी कोरेन मन में सोचते कहने लगता है कि मैं भी इस ड्यूक की जो पुअर सोल है इसकी जो एंडिंग है वो हैप्पी एंडिंग करना चाहता हूँ। और तभी ड्यूक अपने उससे माफी मांगने लगता है और उससे कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना कि मैंने जब इसकी बॉडी को पजेस किया तो मैं डायरेक्टली तुम पर अटैक करने लगा, और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो कि तुमने मुझे इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाई। तभी कोरेन उससे कहने लगता है कि तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे चोट लगी ही नहीं थी, और भले ही अगर तुम मुझे पंच पहुंचा भी देते या फिर मुक्का मार भी देते तो इसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो वाकई में बहुत कम है। लेकिन मेरे पास कुछ और है जो कि मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जिससे पहले कि जो ड्यूक की जो सोल है वो हेवन की तरफ चली जाए। उसने कई सारी उसके साथ बातें की और उसी के दौरान उसे उसके गिफ्ट भी मिल जाते हैं और एक आइटम मिलता है सोल डस्ट, और ये एक एपिक ग्रेड का आइटम है। और एक ग्रिमरी मिलती है, ये एक ऐसी बुक है जिसमें सेवेंसिया डूक की सोल को सील किया गया था। इसके अंदर एबिलिटीज हैं और स्पेल्स हैं, अगर तुम इसे रीड करते हो तो तुम उसे सीख सकते हो। और उसके बाद जो स्किल थी प्रेसिडेंट वॉरियर्स रीजनरेशन स्किल, वो उसे एक्टिवेट कर यूज कर लेता है, और अगर इस स्किल का इस्तेमाल करता है तो कभी भी अगर इसे चोट लगती है जब तक जो अपनी विल पावर्स के अंदर मौजूद है तब तक इसकी बॉडी
रीजनरेट होती रहेगी। और जब ये बात कोरिन को पता चलती है तो कहने लगता है कि ये जो एबिलिटी वो कमीने बास्टर्ड पार्क के पास थी तो, लेकिन मुझे अभी तक ये नहीं पता चला कि ये जो स्किल है वो कितना रिकवर करती है, क्योंकि वो बंदा कभी हर्ट ही नहीं हुआ। और तभी नेक्स्ट सीन में हमें लार्क को दिखाया जाता है जिसे होश आने लगता है धीरे धीरे कर। और कोरिन उससे कहने लगता है, क्या तुम्हें होश आ गया? तुम्हें इतने ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, एक इविल स्पिरिट ने तुम्हारी बॉडी को पोजेस कर लिया था। तभी लार्क उससे कहने लगता है कि अगर कोई इविल स्पिरिट तुम्हारी बॉडी को पोजेस कर ले तो उससे क्या तुम्हारा जबड़ा दुखता है क्या? और वो अपनी कारनामे को छुपाने के लिए कोरिन उससे कहने लगता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो, मुझे नहीं पता। और उसे एक ग्रिमरी देता है और उससे कहने लगता है कि तुम अपना मुंह बंद करो और ये लो। इसको देखकर लार्क उससे पूछ लगता है, क्या ये सच में एक ग्रिमोर है? और तभी वो बताने लगता है, मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जो लास्ट रीजन था मेरा इसको चुनने का, लार्क को चुनने का, मैं ये बात देखना चाहता था कि किस तरीके से अगर कभी कभी तुम किसी की मदद कर दो, खासकर उसकी जिसने अपनी पूरी जिंदगी भर हार्ड वर्क किया, और उस बंदे को उसकी मेहनत का फल मिल जाए तो क्या रिजल्ट होगा। तभी नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारी जो कमांडमेंट है ड्यूटी, उसको तुमने कम्प्लीटली सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया है और तुम्हारा ड्यूटी एग्जीक्यूशन सबसेंसिया डिफिकल्टी भी और रिवॉर्ड की बात करें तो 80 पॉइंट्स तुम्हें मिल चुके हैं जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। लेकिन तुम इसकी जो डिटेल्स है उसे चेक नहीं कर सकते क्योंकि तुम अभी स्टेटस विंडो को एक्टिवेट नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। और जब ये बात कोरिन को पता चलती है तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और कहने लगता है, क्या मुझे इस क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए 80 पॉइंट्स मिले? और अगर मैं गेम की तरीके से इसे समझूं तो एक लेवल अप पे तो तुम्हें सिर्फ 5 पॉइंट्स ही मिलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बार जो मुझे पॉइंट्स मिले हैं वो कम से कम 16 लेवल अप के बराबर है। मुझे लेवल अप नोटिफिकेशन तो नहीं आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट लेवल की क्वेस्ट थी उसके बदले में मुझे 80 पॉइंट्स मिले हैं। और उस जगह से वो लार्क को लेकर अपनी गोद में उठाकर बाहर चला जाता है। और जब इतने पॉइंट्स मिल चुके हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जी मुझे कंपनसेट करने में लगा हुआ है कि मैं डायरेक्टली एक्सपीरियंस नहीं ले सकता, लेकिन किसने सोचा था मुझे इतना ज्यादा एक्सपीरियंस मिल जाएगा क्वेस्ट को कंप्लीट कर। और तभी नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारी जो कमांडमेंट की ड्यूटी थी कि तुम किसी की बदकिस्मती पर उसे नजरअंदाज नहीं करोगे, उसके बदले में तुम्हें 40 पॉइंट्स मिल चुके हैं। और लार्क बुगमन की जो बदकिस्मती थी तुमने उसे पूरी तरीके से बदल दिया है। और बात करें दूसरे वाले की, दूसरे में भी तुझे 40 पॉइंट मिले हैं क्योंकि जो सेवेंसिया डूक है उसकी जो बदकिस्मती तुमने उसको भी पूरी तरीके से बदल दिया है। नेक्स्ट सीन में हमें स्टेमिना ट्रेनिंग रूम का दिखाया जाता है। यहाँ पर कोई कह रहा होता है, क्या तुम्हें पोटैटोस खाना चाहोगे? और कौन हो सकता है पोटैटोस वाली? एक ये हमारी मरिट्टे। यहाँ पर चारों तरफ लड़कों ने चारों तरफ से मरिट्टे को घेर रखा है। भाई यही है दुनिया, घेर के तो रखेंगे साले ठरकी जो है सबके सब। और वो सभी को आलू बांटने में लगी हुई है, पोटैटोस, वो भी बॉइल्ड पोटैटोस। और तभी मरिट्टे कोरिन के पास आती है और उससे कहने लगते हैं कि तुम आज भी स्प्लिट बॉडीज को पकड़ने वाले हो? और कोरिन कह देता हाँ। और तभी मारिट्टे उसको चीयर अप करते हैं, उससे कहने लगते हैं कि मुझे इस बात का भरोसा है कि तुम ऐसा कर पाओगे। तभी बाकी के जो लौंडे होते हैं वो इस बात को लेकर काफी ज्यादा जलने लगते हैं और कहने लगते हैं, हे मारिट्टे, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जो फर्स्ट ईयर का 5th रैंक का स्टूडेंट ये स्प्लिट बॉडी को कैसे पकड़ पाएगा? मैंने कल ध्यान से तो नहीं देखा, लेकिन एक बात को लेकर श्योर हूँ कि ये कल स्प्लिट बॉडी को नहीं पकड़ पाया था। इसको झूठा दिलासा ना दो तो बेटर रहेगा। जरा इस बेवकूफ जर्क को देखो तो सरा, ये मारिट्टे अटेंशन हासिल करना चाहता है और कुछ नहीं। अबे ठरकी तुम हो लोगो। और तभी मारिट्टे को दिखाया जाता है जो कि कोरिन को सिर्फ घूरने में लगी और उससे स्माइल मारते हुए कहने लगती है, क्या सच में ऐसी बात है? तो मैं इस बात पर तुम सभी से शर्त लगाती हूँ और 2 गोल्ड कॉइन शर्त के तौर पर रखती कि इस बार जो मेरा जूनियर है वो जरूर सक्सेस होगा। और बाकी के लोग इस मौके का फायदा उठाते हुए कहने लगते हैं कि आखिरकार तुम उस लड़के के बारे में इतनी ज्यादा चिंता क्यों करती हो? खैर वो सब छोड़ो, हम भी इस बात पर बैट लगाएंगे, शर्त लगाएंगे, पैसा लगाएंगे। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो कोरिन है वो उस सिचुएशन को देखकर कहने लगता है कि आखिरकार तुम सभी के सभी लोग मुझ पर बैट क्यों लगा रहे हो? मैं तो बस यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए आया हुआ हूँ। खैर उस सारे में भूल जाओ, अब कोई दूसरा चारा है नहीं है, मैं अपनी फोकस करता हूँ प्रैक्टिस पर। मेरे पास वो स्टेट्स आ चुके हैं जो कि मैंने उस क्वेस्ट को कंप्लीट कर हासिल किए थे, तो मुझे लगता है कि मैं बिना किसी परेशानी के उस स्प्लिट बॉडी को पकड़ सकता हूँ। लेकिन मैं इस बात के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि मैं कितना पावरफुल बन चुका हूँ मैक्स। तो सबसे पहले अपना वीकेस्ट अटैक है उसे टेस्ट करता और कहने लगता है कि सबसे पहले जब मैंने इस टेक्निक का इस्तेमाल किया था उस स्प्लिट बॉडी को हराने के लिए, वो स्लेथरिंग सरपेंट था उसका नाम। और ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि कालमिटी सरपेंट इंटेंट में सबसे ज्यादा कठिन है, इसलिए मैं सबसे ज्यादा बेसिक ओमनीफियस सरपेंट टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये जो टेक्निक है वो स्प्लिट बॉडी को खरोंच तक नहीं दे पाएगा, लेकिन इस बात का तो उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि उसका स्पेयर उस स्प्लिट बॉडी के चीथड़े उड़ा देगा। और बाकी जब लोग इसे इस तरीके से उस स्प्लिट बॉडी को तबाह करते हुए देखते हैं तो उनका मुंह फटा का फटा रह जाता है। और हमारा जो कोरिन लोच है वो भी सरप्राइज हो जाता है, उसे भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है उसके साथ। और उसका मुंह फटा का फटा रह जाता है और कहने लगता है, जरा 1 मिनट रुको, मैं कुछ ज्यादा ही पावरफुल नहीं बन गया? तभी मारिट्टे उसके पास आने लगती है और उससे कहने लगती है कि तुम कल जब प्रैक्टिस करने में लगे हुए थे तब तुमने 3 मूव में शॉक कर दिया था बहुत ज्यादा, लेकिन आज तुमने एक ही अटैक में उसे तबाह कर दिया। और भाई कोरिन भी इस बात को जानने के बाद सरप्राइज होता है और मन में सोचते कहने लगता है कि इसका मतलब ये हुआ कि मारिट्टे मुझे कल से अच्छी तरीके से देखने में लगी हुई है
लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि एक जो मैजिशियन है वो मेरे इस कालमिटी सरपेंट इंटेंट को महसूस और देख सकता है, वो भी अपनी आंखों से। आखिरकार ये किस तरीके की आंखें हैं। और तभी मारिटे उसे पैसों का एक पाउच देने लगती है और कहने लगती है यह तुम्हारे पैसे हैं। लेकिन कोरिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तभी मारिटे उससे कहने लगती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारे कारण मुझे कुछ पैसे मिल गए, इसलिए जबकि मैंने इन्हें कमाया है तो तुम्हारा भी इसमें हक बनता है थोड़ा सा। ये बात सुनने के बाद कोरिन उससे कहने लगता है सच में मेरा शेयर। तभी मारिटे उससे कहने लगते है क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आया क्या। तभी कोरिन पैसे देखकर तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है किसको पैसे पसंद नहीं है भाई, ऐसा कौन सा बंदा होगा जो पैसों से नफरत करता है। मारिटे तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस हो। और दोनों को दोनों बहुत हंसने लगते हैं एक साथ मिलकर। तो मैं चाहता हूँ कि तुम फ्यूचर में इसी तरीके से अपना बेस्ट दो। और इसी तरीके से नाइट हो जाती है। दूसरी तरफ हमें कोरिन को दिखाया जाता है जो कि दबा दबा के खाने में लगा हुआ होता है और कह रहा होता है मन में सोचते हैं कि मेरी लास्ट लाइफ में भी मुझे बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ी थी अपनी बॉडी को और अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए। और अभी के समय में भी, प्रेजेंट में भी मुझे 5th स्टेप को इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज्यादा कठिनाइयों को सामना करना पड़ रहा है। 6th स्टेप तक तो मैं पहुंच ही नहीं पाया। खैर मुझे इतनी ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए क्योंकि अभी भी काफी ज्यादा समय बचा हुआ है। लेकिन किसने सोचा था कि मेरी जो स्पेयर टेक्निक है उसमें मैं इतनी ज्यादा तेजी से ग्रो हूँ, तो मुझे इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात है मेरा र्यून मैजिक, क्योंकि मैं इसका इस्तेमाल बिना माना के नहीं कर सकता। और मेरी पास्ट लाइफ में भी मैं इस परेशानी को सॉल्व नहीं कर पाया था, क्योंकि र्यून मैजिक का इस्तेमाल करने के लिए बहुत मात्रा में माना चाहिए पड़ता है। अगर मैं वाकई में इस परेशानी को सॉल्व कर लेता हूँ तो जब मैं अपनी पास्ट लाइफ में इतना पावरफुल था ना, मैं उससे भी पावरफुल बन जाऊंगा इस लाइफ में। मुझे लगता है कि मुझे इसका जल्द से जल्द कुछ सॉल्यूशन ढूंढना होगा। और जब मैं वहां से जाने में लगा हुआ था तभी कोई उसे बुलाता है और कहने लगता है तुम। और इसको सुनने के बाद वो काफी ज्यादा घबराते हैं, वहां पर रुक जाता है और कहने लगता है ये आवाज। और मन में सोचते कहने लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितनी ज्यादा र्यून मैजिक को बेटर कर लूं और स्पेयरमैनशिप को परफेक्ट कर लूं, लेकिन इस एकेडमी में ऑलरेडी एक ऐसा बंदा है जिसे मैं पीट नहीं सकता, मार नहीं सकता, हरा नहीं सकता। वो भी यह एक ओनली फीमेल कैरेक्टर है जिसे यहाँ तक कि जो पार्क्स ये हुए वो भी नहीं हरा पाया था। और इस गेम की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है और ये इस गेम के पूरे बैलेंस को तोड़ देती है। और इसे हम बैलेंस ब्रेकर भी कह सकते हैं। एडमंड जियांगसी। और इसका नाम हवारान याक्शा है, हेवनली याक्शा हुआरान। लेकिन मुझे एक बात अभी भी नहीं समझ में आई कि आखिरकार ये यहाँ पर रैंडमली क्या कर रही है और इस तरीके से मुझसे बातें करने में लगी हुई है जब तक कि मैं इसे जानता तक नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि आखिरकार ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा बेटर रहेगा कि मैं इसे इस तरीके से इग्नोर करूँ। तो ये एक ऐसा बॉम्ब है जिसे मैं बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर सकता। और तभी हुआरान उसको बुलाती है और उससे कहने लगती है तुम ऑलरेडी कंबाइंड हो चुके हो। ये बात को सुनने के बाद वो काफी ज्यादा शौक से भर जाता। तभी हुआरान उससे कहने लगती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम इस बॉडी के असली ओनर हो। ये बात सुनने के कोरिन लोच के पसीने छूट जाते हैं और घबराते हुए उसकी तरफ देखने लगता है और कहने लगता है मन में सोचते हुए क्या इसे पता है कि ये बॉडी मेरी नहीं है और मैं इस बॉडी के अंदर रीइंकार्नेट हुआ हूँ और इस बॉडी को मैंने पजेस कर लिया। और इसी के साथ मैं इस पार्ट को यहीं पर खत्म करना चाहूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे और हमारा जो टारगेट है सब्सक्राइबर्स का उसे कंप्लीट कराने में हमें सपोर्ट दिखाओगे अपना। और गाइस लाइक करना मत भूलिएगा। अच्छा लगता है कि अगर आप लोग लाइक करेंगे इस तरीके से। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, सी यू नारा, साइनिंग आउट। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।